तो आज का दिन ऐसे एक्चुअली में देखा जाए तो फेयरफुल मंडे के तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह का टर्मोइल है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके भारतीय बाज़ारों में भी हैं। विंडोज़ के साथ तो हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन आज एक चीज़ हम इटिना स्वदेश के इस पटल से, इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने रखना चाहेंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इस मार्केट के इस फेज़ को भी झेल जाना है। इससे पहले इससे बड़ी गिरावट आपने देखी है। ये तो सिर्फ आज की ही गिरावट हो सकती है, हो सकता है कल फिर से दिन बेहतर होने लगे। इसलिए अगर आप इटिना स्वदेश के व्यूअर हैं और आप लगातार पूरी टीम का जो भी हम रिसर्च करते हैं, जो भी हम डाटा आपके सामने रखते हैं, अगर आप उसको रेगुलरली देख रहे होंगे तो आपका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। वो जिंदा रहेगा तो सब कुछ वापस आ जाएगा। इसलिए आज इटिना स्वदेश को बहुत गंभीरता से टिल कम से कम 10:30 बजे तक तो देखेगा ही देखेगा। उसके बाद आपकी क्वेरीज का हम सेशन भी खोल देंगे। खैर, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस कर लेते हैं। पहले शुरुआत में जरा विंडोज़ ले आते हैं। उन विंडोज़ में आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आज के 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। गिरावट तो है ही, ये तो है ही, इसके अलावा और क्या क्या है ये एक बार जरा आपको विंडोज़ में पता लग जाएगा, ट्रिगर्स में पता लग जाएगा। लेकिन ये बाजार के लिए जो बड़े संकेत है इस समय, पहला है यूएस मार्केट्स के अंदर त्राहिमाम है और 5 से 6% तक की गिरावट आई है। मंदी की आशंका बढ़ गई है, ज़्यादातर रिपोर्ट्स ये बता रही हैं। कई रिपोर्ट्स तो 50% से ज़्यादा बता रही हैं कि मंदी आ जाएगी। और अगर आ जाती है, भले हम अमेरिका में रहते हों या नहीं रहते हों, हमारा सरोकार है या नहीं है, लेकिन वर्ल्ड का करीब 50% से ज़्यादा पैसा यूएस मार्केट्स के अंदर लगा हुआ है। यूएस विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी है, तो अगर कुछ भी होगा तो असर तो सब पे आएगा। ये 2008 के लीमन ब्रदर के केसेस में भी हमने देखा था कि भारत तक भी उसकी आंच पहुंची थी। गिफ्ट निफ्टी में भी आज 800 पॉइंट तक की गिरावट है और जापान के बाजार तो 7 से 10% तक टूटे हुए हैं। इसके अलावा एफआईज का 5वां दिन है जब बिकवाली का, लेकिन बिकवाली होने के बावजूद भी उनकी लॉन्ग पोजीशंस 28% पे है। डीआईज बहुत अच्छा माल लेके बैठे हैं। क्रूड गिरा बट बेनिफिशियरी नहीं होगा 63 का, क्योंकि फियर हर फंडामेंटल को खा जाएगा। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेएलआर ने अमेरिका में अपना शिपमेंट रोक दिया है और ये आपको पता ही है, यूरोपियन यूनियन पे भी टैक्सेशन लगाए गए और बाकायदा रेसिप्रोकल टैक्सेशन में चाइना भी आया 34% के साथ। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि बाज़ार के अंदर अस्थिरता है। दो बड़े जाइंट लड़ेंगे तो छोटों को नुकसान होगा ही होगा, ये स्वाभाविक है। ऐसा कुछ आज के मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। बस क्वेश्चन ये है, सबका क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये तो आपको शनिवार को ही दिख गया था ऐसा होने जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि और कितना, तो आज इसी पे ही पूरा कार्यक्रम अगले 2.5 घंटे रहेगा कि और कितना टूटेंगे, और कितना पेन है, और कितनी दिक्कत है। दिक्कत तो है ही, कितनी है इस पे पूरी चर्चा आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे। तो 2-4 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हमने आपके सामने छांट के रख दिए। अब मेरे सहयोगियों के पास भी है आपके सामने पॉइंट्स रखने के लिए, और अभिषेक और मानसी अगले 2.5 घंटे हमारे साथ बने रहेंगे। हम कोशिश करेंगे मेहमानों को भी जोड़ें, कोशिश ये भी होगी कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स को भी जोड़ लें। थोड़ा बहुत आइडिया अगर वहाँ से मिलता है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। मानसी, ओवर टू यू। तो देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और पिछला हफ्ता ट्रंकेटेड वीक था। सोमवार के दिन ईद के चलते छुट्टी थी। ये हफ्ता भी ट्रंकेटेड वीक है, लेकिन जिस तरह से 4 बड़े ट्रिगर्स के जरिए डिम्पी ने आपको पूरा का पूरा एक लेखा जोखा, एक तस्वीर सबसे पहले किस तरह की नजर आएगी आज के सत्र में दिखाई। सेंटिमेंट्स खराब हैं। ट्रंप के टैरिफ आतंक से दुनिया भर के बाजार में कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी से इम्प्लाइड संकेत जो मिल रहे हैं, करीब 900 अंकों की बिकवाली। ये तो 900 अंकों की बिकवाली है, लेकिन जब शुरुआती टिक्स मिले थे तब करीब 1000 अंकों की गिरावट गिफ्ट निफ्टी में नजर आई थी। अच्छा, एशियाई बाजार भी कमजोरी के साथ शुरुआत करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और शुक्रवार के सेशन में अमेरिकी बाजार में तो जिस तरह की तबाही मचती हुई देखने को मिली थी, 2200 अंकों की गिरावट डाउ में देखने को मिली। नैस्डैक, एसएनपी में भी बुरी तरह से पिटाई होती हुई, बिकवाली का दबाव देखने को मिला। सेंटिमेंट बिल्कुल गड़बड़ाए हुए इक्विटी मार्केट में अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखेंगे, और उसका इंपैक्ट भारतीय बाजार पर किस तरह का पड़ेगा इस पर नजर जरूर रहेगी। देखिए, गुरुवार के सेशन में रेसिप्रोकल टैरिफ का इमीडिएट इंपैक्ट जो है भारतीय बाजार ने डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन शुक्रवार के सेशन में गिरावट जो है हावी होती दिखी। भारतीय बाजार को भी एक तरह से चैलेंजेस फेस करने पड़े और आज सुबह भी ऑन द फेस ऑफ इट जो ग्लोबल सेटअप है वो कमजोर नजर आ रहे हैं।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रेसिप्रोकल टैरिफ पर चीन ने भी पलटवार किया है। यूएस इंपोर्ट पर 10 अप्रैल से 34% टैरिफ लगाने का ऐलान। तो इस पलटवार का इम्पैक्ट भी, जिस तरह से हम आपको बता रहे कि दो बड़ी इकोनॉमी लड़ेगी तो इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, बुलियन मार्केट भी सेफ हेवन के तौर पर नहीं नजर आ रहे। सोने चांदी की चाल में कमजोरी है, कच्चे तेल की चाल 4 साल के निचले स्तरों पर। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। लिबरेशन डे ऐसा होता है? मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपको याद होगा, बहुत दिन तो हुए नहीं जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया। अगले दिन जो बाजारों का रिएक्शन था वो इतना शार्प नहीं था। गिरे थे बाजार, बट इस तरह से भरभरा के चरमरा कर टूट नहीं रहे थे। ये टूटे क्यों हैं? क्योंकि दुनिया की जो दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, अमेरिका जिसका कि इकोनॉमी का साइज है $30 ट्रिलियन का, चाइना जिसकी इकोनॉमी का साइज है $20 ट्रिलियन का, और इसके मुकाबले दुनिया के बाकी अगर हम बाजार देखेंगे थोड़े आपको छोटे दिखेंगे। अब ये दोनों आमने सामने आ गए हैं खुलकर। प्रॉब्लम ये अब हुई है कि देखिए, अमेरिका जो है सुपर पावर है, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है चाइना। तो अगर ये दोनों अगर सीधे तौर पर अब एंगेज हो रहे हैं ट्रेड वॉर में, तो दुनिया भर के बाजार इसकी चपेट में आ सकते हैं, और यही आशंकाएं ग्लोबल बाजारों को खाई जा रही है। और अब कहीं न कहीं मंदी की आशंका, महंगाई बढ़ने की आशंका, ये तमाम चीजें अपनी गिरफ्त में ले रही है। और हमने देखा कि शुक्रवार को यूरोपीय बाजार धराशायी हो गए, 5% से ज्यादा की गिरावट हमने वहां पर देखी। डाउ में 2 दिन, मतलब अमेरिकी बाजारों में 2 दिन भयंकर गिरावट रही, और आज भी वहां पर कार्नेज होगा, इसके पूरे के पूरे संकेत मिल रहे हैं फ्यूचर से, क्योंकि डाउ फ्यूचर करीब 1000 अंक नीचे है, नेस्डेक फ्यूचर करीब 700 अंक नीचे है। तो टेंशन जो ट्रंप ने बढ़ाई, उस टेंशन को मल्टीप्लाई करने का अब काम किया है जिनपिंग ने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चीन अपने हितों में यह फैसला ले रहा है, और अमेरिका ने जो भी इंटरनेशनल व्यापार के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन किया है, और हमें अपनी सुरक्षा के लिए यह कदम लेना पड़ा है। अमेरिका ने 10% फरवरी में टैरिफ लगाया था, मार्च में 10% चीन पर टैरिफ लगाया, और एडिशनल 34% का फिर से टैरिफ लगाया। तो इफेक्टिवली हो गया वो 54% का, और उसके बाद एग्जैक्टली 34% का टैरिफ चाइना ने लगाया है अमेरिका पर। देखिए, चाइना को आप धमकी नहीं दे सकते। अगर अमेरिका बड़ा है तो चीन भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। कई सारे मामले ऐसे हैं जहां पर चीन को निश्चित तौर पर एडवांटेज है, और ये चीजें शिफ्ट हो रही हैं। ये दिख भी रहा है कि जो बड़ी बड़ी प्लेयर्स हैं अमेरिका के, उनकी सेल्स जो है श्रिंक कर रही है। वहां पर टेस्ला की सेल्स गिर रही है, आईफोन से लोगों का थोड़ा मोह भंग हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो ये धुरी बनती जा रही है चीन, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आगे देखना। लेकिन आज के लिए ये जो तनाव है, सप्लाई चेन में जो डिस्टर्बेंस की चिंता है, ये परेशान करी ग्लोबल बाजारों को, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि तमाम एसेट क्लास, कोई भी एसेट क्लास ऐसा नहीं है जहां पर आपको लगे कि नहीं वहां पर रौनक है। बिटकॉइन टूट रहा है, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड गिर के आ गई है 3.95% पर। कच्चे तेल का अगर भाव देखेंगे, WTI क्रूड तो अप्रैल 2021 के बाद पहली बार ये $60 के नीचे आ गया है। ब्रेंट क्रूड है $63 के आसपास। जेपी मॉर्गन ने ये कहा है कि मंदी की आशंका है, हालांकि ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप के जो बाकी अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, ये मंदी को लेकर, महंगाई को लेकर ऐसी कोई चिंता नहीं है। हालांकि वहां पर जेरोम पॉवेल ने चेतावनी दी है कि इसको लेकर थोड़ी सी तनाव बढ़ सकता है, लेकिन ट्रंप सुनते कहां है किसी की। बाकी उनके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तो उन्हीं की विचारधारा के लोग हैं। तो ये बड़ी एक मुश्किल सी चीज है ग्लोबल बाजारों के लिए, और आज हम देख रहे हैं कि बड़ी एक संकट की स्थिति है। देखिए, वैल्यू बाइंग के मौके बनेंगे, कब बनेंगे उसकी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन कम से कम आज के लिए संकेत कतई ठीक नहीं है, और ये गिफ्ट निफ्टी संकेत दे भी रहा है। 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट के लिए आप तैयार रहिए। एक गैप डाउन ओपनिंग आज हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। एफआईएस की बातचीत करेंगे, उसके बाद निफ्टी बैंक पर आपको हम गाइड करेंगे कि ट्रेडिंग की पोजीशन आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए, हमने 2 चीजें बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि ट्रेडर्स क्या करें और क्या इन्वेस्टर्स के लिए गिरावट मौका है, उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। डिम्पी, पहले एफआईएस पर आ जाते हैं। 6 दिन की बाइंग हुई और उसके बाद 5 दिन की सेलिंग भी हो चुकी है, यानी कि जो बाय किया वो सेल, खत्म, मामला बराबर। और ये दहशत टैरिफ वाली, किस तरह से देख रहे हैं आप एफआईएस की पोजीशनिंग को? देखिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इंडियन मार्केट्स में, अभी भी वो 28% लॉन्ग करके बैठे हैं। रिसेंटली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी वो 40% थे, उसके बाद 2 दिन में उन्होंने 10% पोजीशन घटाई, वो करीब 30% थे। एक्चुअली में देखा जाए तो एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा घटी भी नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है। तो मैं इस समय एफआईएस को थोड़ा न्यूट्रल कर देता हूँ इस समय। वजह क्यों? क्योंकि टैरिफ का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है।
अगर खाली ये यूएस तक होता तो समझ में आता। आपको मालूम है ना, जिस दिन रेसिप्रोकल टैक्स की अनाउंसमेंट्स हुई थी उस दिन आपको पता है इंडियन मार्केट्स में क्या ज़बरदस्त रिकवरी हुई थी और ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी हुई थी, क्योंकि उस समय तक बात थी सिर्फ एक तरफ की कि सिर्फ अमेरिका कर रहा है और कोई देश नहीं इस पे कर रहा, अमेरिका कर रहा है और टेबल पे बैठ के इसको नेगोशिएट करके ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब चाइना ने अपना स्टांस लिया कि हम टेबल पे नहीं बैठेंगे बल्कि हम तो 34% के साथ आएंगे, उस समय से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी है। यानी कि आपका ऑपोजिशन अब काफ़ी स्ट्रांगली आपको दिखा रहा है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट है टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं तो टैरिफ तो अक्टूबर से ही डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, फिर जनवरी में आया तब भी उन्होंने बताया, जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे थे तब उन्होंने बताया, जब इंडिया के ऊपर 26% लगा तो उस दिन फार्मा 4% ऊपर गया था, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन था कि फार्मा पे ज़्यादा लगेगा, फार्मा पे कम लगा। उन्होंने कहा चाइना इंडिया हम पे 52 लगाता है, हमने तो 50% डिस्काउंट करके 26 से लगाया। तो बहुत बड़े पैमाने पर ज़्यादा डैमेज नहीं होता, लेकिन मैंने जैसे बताया कि डैमेज चाइना के स्टांस के साथ हुआ है। इससे साफ पता लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स या ग्लोबल ट्रेड ये पूरी तरह से चरम पर अपने जाएगा और इसमें नेगोशिएशन टेबल पर बैठने के लिए दो बड़े लीडर्स का अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी उनको देखेंगे ना तो जल्दी जल्दी झुकते नहीं हैं। ना तो चाइना अपना स्टैंड में बहुत जल्दी बदलाव लाता है और ना ही यूएस में डोनाल्ड ट्रंप अपने जल्दी बदलाव लाएंगे। तो कोई थर्ड पार्टी चाहिए जो इन दोनों को समझाए कि बॉस आप लड़िए नहीं, आप दोनों को नुकसान होगा। और ना केवल चाइना को समझाने की ज़रूरत है बल्कि अमेरिका को तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। और जैसे अभिषेक आपको भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, उनके इर्द गिर्द जितने भी सारे लोग हैं वो सारे के सारे लोग एक ही विचारधारा के हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मामला तो लंबा चलेगा लेकिन मार्केट बहुत जल्दी में रहता है, इसको हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी डिस्काउंट करनी है। इसलिए ग्लोबल टैरिफ की जो चरम सीमा है उसको वो जल्दी जल्दी करके डिस्काउंट करने लगेगा। ये है मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप भारत है कि अमेरिका, पहले आप ये भी देखिएगा, अगर आप भारत में हैं और भारत की इकोनॉमी को समझते हैं और जान रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ग्लोबल मार्केट्स में हमारा टोटल एक्सपोजर सिर्फ 3% का है और इन दोनों मार्केट्स का कंबाइन एक्सपोजर मोर देन 40% का है, इन दोनों मार्केट्स का, जो कि यूएस का और चाइना का है। तो हम तो बहुत छोटे हैं उस बड़े पैमाने पर। और अगर रिसेशन आता है जो ज़्यादातर रिपोर्ट्स बता रही हैं तो हमारे हिसाब से भारत पे इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन भारत अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को अगर बनाए रखे और भारतीय इकोनॉमी यानी कि भारत के वित्त मंत्री, भारत की सरकार ऐसे कुछ कदम उठा ले तो इसको काफ़ी हद तक ठीक भी किया जा सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप उस गेम में ही नहीं हैं तो आप बच जाते हैं। अगर आप उस गेम में होते तो आप भी बहुत बुरे पिटते, बहुत बुरे फंसते, लेकिन आप तो गेम में ही नहीं हैं ग्लोबल ट्रेड की। एक और पॉइंट के साथ मैं ख़त्म करूँगा। मिस्टर पावेल के ऊपर काफ़ी दबाव आ गया कि वो ब्याज दरें घटाएं। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बोला है कि अब नहीं घटाओगे तो कब घटाओगे। तो मेरे को लग रहा है ब्याज दरें घटाने का सिलसिला भी यूएस से शुरू होगा, इंडिया में भी शुरू हो सकता है। काफ़ी हद तक एक किस्म से देखा जाए, भले डर से हो रहा हो, लेकिन इंडिया में अगर कटौती होती है ब्याज दरों की तो एक बेनिफिशियरी हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ डाटा के बेसिस पर, क्योंकि आपने एफआईज का क्वेश्चन पूछा, उसमें 31,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस के साथ में सेलिंग हुई है। यानी कि बाजार को सीधा कोई नहीं बेचना चाहता। अगर फ्यूचर बिका, कैश बिका, तो इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर 31,000 करोड़ का प्लस आया है। अगर आप स्क्रीन पर दिखा पाएं तो ये देखिए 31,000 करोड़ का प्लस दिखेगा आपको। तो सीधा किसी ने नहीं बेचा। आज गैप डाउन होगा, सीधा बेच भी नहीं पाएगा कोई। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट आएगी। आज का गैप डाउन के बाद बाजार को रुकना चाहिए और ये रुकावट कहीं भी 22,000 के आसपास आके बनती है, जहां से पिछली बार भी हमने रिवर्ट किया है। हमें नहीं पता था हम इतनी जल्दी आ जाएंगे। अभिषेक जी, आपको तो याद ही होगा, हमने एक दावत की बात आपको बोली थी कि पहले दावत आप मार्च वाली खा लीजिए, अप्रैल में आपको खिलाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी, इतनी स्पीड से वो मौका वापस आ सकता है। लेकिन आ रहा है, करें क्या? मतलब ये T20 जैसा हो चुका है इस समय इंडियन मार्केट्स। अब ना टेस्ट है ना वनडे है, ये तो T20 जैसा बाजार है। आपको एक ही ओवर में पता नहीं चलेगा, आपकी पूरी बाजी बदल जाएगी। सही कहा आपने। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े जो दिख रहे हैं इस वक्त, चाहे विदेशी संस्थागत निवेशक हो, घरेलू संस्थागत निवेशक हो, एब्सोल्यूट सेलिंग नहीं, लेकिन बिकवाली के आंकड़े इंडेक्स फ्यूचर्स में नजर आ रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में नजर आ रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस में नजर आ रहे हैं, और साथ ही डीआईएस की तरफ से भी बिकवाली का ट्रेंड जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन सख्त फैसले, मजबूत कदम उठाने होंगे सरकार को। जिस तरह से डिम्पी भी बता रहे हैं कि ये जो टैरिफ के सिनेरियोज पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं, बड़ी सारी इकोनॉमीज हैं जिनको इसका एकदम से असर होता हुआ
दिखेगा, लेकिन भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर पॉइंट्स भी है। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पर जेरोम पावेल की तरफ से भी बयान आए हैं, टैरिफ सिनेरियोज पर भी उनकी तरफ से बयान आए हैं, और भारतीय बाजार के लिए 3 दिवसीय आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज से शुरू हो रही है। बुधवार के दिन क्रेडिट पॉलिसी आएगी, इंटरेस्ट रेट पर डिसीजंस निकल कर आएगा, जिस पर भी खास तौर से नजर रखनी होगी। तो चलिए, ग्लोबल सेटअप कैसा है, एफआईएस डीआईएस की तरफ से किस तरह की स्टांस नजर आ रही है, हमने जाना, लेकिन अब सीधा भारतीय बाजार के लिए इन तमाम चीजों का असर किस तरह पड़ता दिख सकता है। शुक्रवार को ट्रेडिंग सेशन को अगर याद कीजिएगा, कमजोरी का रुझान जरूर देखने को मिला था। निफ्टी की ही अगर बात करें, ऑन अ वीकली चार्ट साइजेबल बेयर कैंडल देखने को मिले, लोअर हाई लोअर सिग्नलिंग प्रॉफिट बुकिंग सेंटिमेंट्स देखने को मिले, और शार्प मूव जरूर नजर आए, डाउनसाइड विजिबल होती हुई देखने को मिली। भारतीय बाजार संभलने की कोशिश बेहद कर रहे थे। इनफैक्ट पिछले 15-20 सेशंस की अगर बात करें, मजबूती का रुझान, काफी गिरावट के बाद, करेक्शन के बाद बाजार ने संभलने की शुरुआत की थी, और उसी वक्त ये रेसिप्रोकल टैरिफ के सिनेरियोज पैन आउट होते हुए नजर आए। क्लोजिंग देखें 22,900 के आसपास हुई। अब 22,700 के सपोर्ट एरिया को भी अगर तोड़ देते हैं बाजार, तो क्या यहां से और ज्यादा गिरावट हावी होगी? निफ्टी में जिन्होंने एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनाई हैं या फिर नई स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश करने वाले आज, उनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, आज जो करेगा वो तो गैप करेगा मानसी। आज आप कुछ नहीं करेंगे, आज किसी को कुछ नहीं करना है, आज मंदी वालों को भी कुछ नहीं करना है। वो तो आज जैकपॉट कमाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा फॉल उन्होंने रिसेंटली पिछले 5 महीने में नहीं देखा। और आज मंदी वालों को भी एक बड़ा डंक सुबह सुबह आके लगेगा, जितना बड़ा फॉल उन्होंने कभी नहीं देखा। 1 मिनट के लिए जरा चार्ट दिखाइएगा निफ्टी का स्क्रीन पे जो मैंने डाला है। आप उस डॉट लाइन पे तो ऑलरेडी थे ही, जो कि एक रिवर्सल लाइन थी, जिसमें हमने आपसे ये बात रखी थी कि इसके ऊपर सब कुछ ठीक है, इसके ऊपर सब कुछ खराब है। वो याद होगा आपको भी नंबर, उसका नंबर था 22,800 का, आपके सामने बोला। ये डॉट लाइन हमने डिलीट नहीं करते, ये बनी रहती है, और आज भी आपके सामने। अब आप क्या करोगे, इसको गैप डाउन के साथ खोलोगे, तो आप सेकेंड डॉट लाइन की तरफ बढ़ रहे हो अपने आप। ये सेकंड डॉट लाइन कुछ इस तरह की अब अपने स्क्रीन पर देख रहे होगे, ये यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। तो कहने का मेरे मतलब सिर्फ यही है, इस चार्ट को हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। इसको कहने का मेरे मतलब सिर्फ यही है कि आज आपको 22,000 पे वापस सपोर्ट लेना है, जहाँ पे भी मैंने सर्कल मार्क किया हुआ था। तो आपका पहला सपोर्ट तो 22,000 का है। इसमें मैंने आज गिफ्ट निफ्टी की सारी गिरावट को कंप्लीट कर दिया। आपका सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि और कितनी गिरावट आ सकती है। तो मेरा मानना है कि अभी मोटा मोटे सिनेरियो को देखने के बाद आज की जो गिरावट है उसके बाद का एक्सटेंशन मुश्किल लग रहा है। द रीज़न इज बीइंग क्योंकि एफआईएस पूरी तरह से मार्केट से निकले हुए नहीं है और ना निकलेंगे, मेरा ऐसा मानना भी है। और दूसरा पॉइंट, डीएस के पास बहुत बड़ा पैसा मार्केट्स में लगा है। और एक और चीज़ मैं दोनों का मानता हूँ, दोनों देशों का मानता हूँ। दोनों देशों के अध्यक्ष ये बात अगर कहने के लिए है कि वो नहीं चाहते कि बाजार गिरे और बाजार में कोई दिक्कत आई, तो वो कुछ ना कुछ मार्केट्स के लिए करेंगे, ये बात भी तय है ना। वो ज़रूर कुछ ना कुछ मार्केट्स के लिए करेंगे ताकि बाजार इस तरह से ना गिरे, क्योंकि उनके अपने देश की इकोनॉमी की कंपनीज गिर रही हैं। और आपको पता ही है ना, थोड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, यूएस के अंदर हुआ है, एलन मस्क को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई ना कोई एक राहत वाला कदम भी बैक टू बैक पीछे स्टेज 2 में तैयार होगा। आप उनसे बार बार यही क्वेश्चन पूछेंगे, देखो आपने गलत किया है, सारे देश गिर रहे हैं, देखो आपने गलत किया है, सभी देश गिर रहे हैं, आप भी गिर रहे हो। तो एक बार सुनेगा नेता, 10 बार सुनेगा, 50 बार सुनेगा, लेकिन 51वीं बार वो भी सोचेगा कि हाँ कुछ ना कुछ गलत तो नहीं हुआ है। तो ये एक चीज़ होगा जो प्रेशर माउंटिंग होगी। ये कितना ज़्यादा मार्केट प्रेशर माउंटिंग करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को लग रहा है आज की जो गिरावट है ये प्रेशर माउंटिंग करने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि ऑलरेडी आप $2 ट्रिलियन की फॉल मार्केट्स के अंदर पिछले 2-3 दिन के अंदर देख पाए हो। अब मैं आता हूँ इंडियन मार्केट्स में, जिन लोगों के पास माल है और जिनके पास नहीं है उनको क्या करना है। देखो जिनके पास है माल उनको तो कुछ करना ही नहीं है, उनको तो सिर्फ अपने माल को संभालना है, मार्जिन्स को पे करना है और अपनी चीज़ों को लेके बैठना है, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते इस बड़े फॉल का, इस बड़े गैप का। क्या ये पहले से पता था? क्या हम पहले से जानते थे इस फॉल के बारे में? देखो ये तो पता था कि टैरिफ का प्रॉब्लम तो चल रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि इस रूप में, एक विकराल रूप में ये हावी हो जाएगी। चाइना भी 34% रेसिप्रोकल पे आ जाएगा। बट एनी हाउ जो हो रहा है उसको थोड़ा डाइजेस्ट करना सीखते हैं हम। तो जिनके पास है वो तो सिर्फ मार्जिन्स की चिंता करें, और जिनके पास नहीं है एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं फिर से बोलता हूँ 10 में से 2 या 3 लॉट जरूर डालना, इसको हम एक्युमुलेशन कहते हैं, इकट्ठा करना कहते हैं। और इसी तरह का ही मेजर फॉल में आपको इकट्ठा करना चाहिए। 22,000 एक जंक्शन है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है, इसके आसपास अगर आप रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे। इसके जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी, और ये प्रॉब्लम्स बढ़कर कहीं और ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं। ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में ओपन एंडेड रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर
ये तो आप बहुत ही कॉमन सी बात बोल रहे हैं बॉस। मैं कॉमन सी बात नहीं बोल रहा, जो दिख रहा है सिर्फ वही बात बोल रहा हूँ। शायद ये बात आप भी देख पा रहे होंगे। इसमें मेरे पास नया बताने के लिए भी कुछ नहीं है। जब यूफोरिया आता है, होली की टोली आएगी ना आपको रंग लगाने के लिए, फिर आप चाहे यहाँ छुपो या वहाँ छुपो, आपको रंग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि टोली आ रही है ना होली की। आपको कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा, इक्का दुक्का कोई रंग लगाने के लिए आया तो फिर आप बच भी जाओगे। लेकिन जब पूरी टोली आएगी तो आप कितने ही आप होशियार क्यों ना हो, वो आपको रंग लगा के जरूर जाएगी। एग्जैक्टली मंदी की प्रॉब्लम यही है जो अभी यूएस मार्केट्स के अंदर। इसलिए आप थोड़ा रखो, शांति रखो। मेरे को लग रहा है आज का दिन जो जिसने डाइजेशन करना सीख लिया ना आज के दिन में, वो बड़ा पैसा बना के निकलेगा मार्केट से। बस इतना ही बोलना अभी तो मेरे को। ठीक है, निफ्टी की रणनीति होगी, एफआईज की रणनीति होगी। एफआईज क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबल यहाँ से उनकी कदम हो सकते हैं, उसके बारे में भी हमने डिम्पी से जान लिया। अब आते हैं निफ्टी बैंक पर। डिम्पी, अच्छा एक और आंकड़ा बता देता हूँ। अमेरिकी बाजार में जो 2 दिन की गिरावट रही है वो रही है $5 ट्रिलियन की। इतने निवेशकों के साफ हो गए हैं। और भारत की इकोनॉमी की पूरी साइज है 4.27 ट्रिलियन, यानी कि जितना मार्केट वहां साफ हो गया मार्केट कैप, उससे छोटी हमारी इकोनॉमी है। तो इससे साइज का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अमेरिका कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा मजबूत दिखा है निफ्टी के मुकाबले। और एक बड़ा इवेंट भी है, आज से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो रही है और उम्मीद यह है कि 0.25% का रेट कट आ जाएगा। लेकिन डिम्पी, टेंशन यह है कि आप बैंकिंग को आइसोलेशन में रख के शायद प्लान कर नहीं सकते, क्योंकि इकोनॉमी अगर डिपेंडेंट है बैंकिंग पर तो उसका बैरोमीटर कहीं ना कहीं बैंकिंग उभर के आ जाता है। आप बताइए कि बैंकिंग के लिए, निफ्टी बैंक के लिए आज रणनीति क्या होनी चाहिए, और क्या फिर से जो 50,000 का जो आंकड़ा है, क्या वो संकट में पड़ेगा निफ्टी बैंक पर? नहीं, ये बात बिल्कुल जी नहीं सकते। जब यूफोरिया होता है, जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में भी कहा, जब यूफोरिया आएगा तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि आपके फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं कितने खराब हैं। 1 मिनट के लिए तो प्रॉब्लम में सबको डालेगा। हाँ, फिर जो ज़्यादा मजबूत होगा उतनी स्पीड से रिकवर करके भी आएगा। ये बात भी दुनिया की सच है। और ऐसा फॉल आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, इस तरह का फॉल्स आपने पहले भी देखा है। आपने तो कोविड जैसी प्रॉब्लम्स को भी झेला है बॉस, तो ये तो उसकी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं है। ये तो मैन मेड प्रॉब्लम है और मैन मेड तरीके से ठीक भी हो सकती है। ये तो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है। बट इसमें सब्र हमको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ना जिन लोगों को रियलाइज़ होनी चाहिए उन लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रही है, और जिनको नहीं होनी चाहिए उनको कुछ ज़्यादा ही रियलाइज़ हो रही है। यानी कि हम आप सब लोग जो मार्केट से उम्मीद करते हैं कि पैसा लगा के हम पैसा बनाएंगे और अपने खर्चों को काफ़ी हद तक कम कर देंगे या फिर अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाएंगे, उनके लिए टफ़ है इस मार्केट से पैसा बनाना। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा भी और सोचना या वही वापस से दिमाग लगाने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ मैं बैंक निफ्टी को कंक्लूड कर दूंगा यहीं पे, फिर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। देखो, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भी पिटेगा आज। रेशियो वैसे टिपिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी की 1:3 की रहती है, लेकिन आज मैं उसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए 1:2 कर देता हूँ। यानी कि अगर 700-800 पॉइंट निफ्टी गया तो करीब 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी गया। इस 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी को तोड़ोगे तो 51,500 से वो बैंक निफ्टी टूट के करीब 50,000 आएगी, जिसके बारे में अभिषेक जी भी आप जिक्र कर रहे थे कि 50,000 खतरे में पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखो, 50,000 तक आओगे तो आप ये मान के चल लेना कि आपने ग्लोबल मार्केट्स का एक बड़े हिस्से की प्रॉब्लम्स को आज में डिस्काउंट कर दिया। क्या नेक्स्ट डे भी प्रॉब्लम होएगी? क्या उसके बाद भी प्रॉब्लम जारी रहेगी? ये क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट। मेरे को शुरुआत से यही प्रॉब्लम लग रही है। ये सारी दुनिया जानती है कि गैप डाउन है, लेकिन गैप डाउन के बाद और गिरावट आएगी नहीं आएगी, ये कश्मकश की प्रॉब्लम है। यहां पे आके एक स्टांस लेते हैं डाटा के बेसिस पर। इसके बाद का एक्सटेंशन मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं लगता। ये मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ और ये डाटा के बेसिस पे बोलता हूँ। मेरा इसमें अपना कोई ब्लेंडिंग, कोई डेल्यूशन नहीं है इसके अंदर भी। मेरे को ऐसा लगता है कि 22,000 के आसपास निफ्टी एक बार अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा। 200 पॉइंट में स्विंग के नाम पे छोड़ देता हूँ, 21,800 मेजरली सपोर्ट बोल देता हूँ। और ऐसे ही इसका भी 48,800, 48,500 का एक 49,500 के आसपास का एक मेजरली सपोर्ट ले लेते हैं। 1 मिनट के लिए चार्ट दिखा सकते हो आप मेरा निफ्टी वाला चार्ट? 1 मिनट के लिए जरा स्क्रीन पर दिखाएं तो आप प्लीज़। आप देखेंगे इसका पैनिक करीब 48,000 के आसपास का है। जो डॉट डॉट वाली लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, ये वो 48,000 है। पिछली बार भी हमने नहीं तोड़ा था, एक्सट्रीम पेसिमिज्म में भी हमने इस लेवल को नहीं तोड़ा था। और वहां से लेकर आज तक अगर हम खड़े हैं ना, तो हम करीब 3,000 पॉइंट दूर खड़े हैं बैंक निफ्टी से। बॉस, अगर हम 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के भी दे दें तो पिछले वाले लो को नहीं तोड़ेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई भी अटेम्प्ट जब भी लें पुल बैक की, तो पहला बैंक निफ्टी के साथ लेना। और भी अभिषेक जी, आप खुद बता रहे हो कि बैठक चल रही है और ब्याज दरों का प्रेशर अगर पॉवल पे है ना, तो उससे पहले प्रेशर हमारे मार पे भी है। और हमारे लिए
दबाव से अगर प्रेशर भी घट रहा है, यानी कि 0.25% भी कम हो जाता है, तो हमारे लिए अच्छा है। और मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आप हमेशा ये बात मान के रखिएगा, आप यूएस या चाइना के सिटीजन नहीं हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, आप इंडियन मार्केट्स में काम कर रहे हो जिसका ग्लोबल एक्सपोजर 3% से कम है। आप दूसरों को देख के गिरोगे जरूर, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लाओगे। आपकी अपनी प्रॉब्लम से ही और अपने ही समझदारी से आप ठीक भी हो सकते हो। और माइंड इट, इस जगह पर हमारे पास एफआईज को इनवाइट करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हम बहुत अच्छी जीडीपी लेके बैठे हैं। अगर दरें घट जाती हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपको एफआईज तो चाहिए, आपको टैरिफ से तो डर ही नहीं, आपको सिर्फ एफआईज का सपोर्ट चाहिए, टैरिफ तो छू मंतर हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स है। अब जरा मेहमानों को जोड़ने का समय हो गया। आज काफ़ी चर्चा लंबी हुई है और मेरे को लगा कि थोड़ा हमने समय भी लिया। कुणाल परार हमारी वेट कर रहे हैं। कुणाल सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। इस बार का सैटरडे संडे ज़्यादातर बुल्स वालों का अच्छा नहीं गया, क्योंकि फ्राइडे शाम होते होते और सैटरडे होते होते तक ये पता लग गया था कि मंडे को होगी बॉस पिटाई। और अगर आपने माल ले रखा है तो फिर तो आप सिर्फ एवरेज करते समय या सिर्फ अपने माल को देखते समय ही आप निकालोगे। सर आपके क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, आप क्या करोगे आज, जरा ये बता दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। एंड 22,900 के अराउंड फ्राइडे का क्लोजिंग था और गिफ्ट निफ्टी ने एक शॉकिंग मोमेंटम दे दी है। ओवरऑल गिफ्ट निफ्टी की बात नहीं, हैंगसेंग है, जापान है, जितने भी मार्केट एशियन मार्केट है सारे के सारे ऑन एवरेज 6 से 7% डाउन है। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड अभी रुकनी चाहिए, लेकिन जब तक कोई क्लियरिटी नहीं आती है, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये गिरावट जो है अभी इस लेवल पे रुकेगी, क्योंकि कोई क्लियरिटी अभी है नहीं। चाइना ने भी सामने टैरिफ लगाने की बात कर ली है और जो बाकी के जितने भी कंट्रीज है उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको लेकर अपोज किया और वो भी सामने टैरिफ लगाने की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड वॉर जो है वो थर्ड लेवल पे आके स्टार्ट हो गया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है और जो रिसेंट के जो बॉटम बने हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नाउ अगर हम हमारे क्लाइंट की बात करें डिम्पी जी, तो बट ऑब्वियसली कुछ दिनों से हम इंट्राडे पोजीशन, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो या तो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, हम इंट्राडे के ही सजेशन दे रहे थे, कैरी फॉरवर्ड नहीं। और अगर आप कैश की बात करो तो हम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज करके चलने की सलाह है। कोई फ्रेश स्टॉक बाय करके चलने की सलाह नहीं है डिम्पी जी, लेकिन हाँ जो उनके पास ऑलरेडी पड़े हैं, उनके पास ऑलरेडी होल्डिंग में, उसी में हम एवरेज करके चलने की सलाह दे रहे हैं। सो कोई नया खरीदारी नहीं, आपके पास जो है उसमें आप यहाँ पे एवरेज करके चले। एंड आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है अगर ये जो अर्थक्वेक आया है ग्लोबल लेवल पे, पर्टिकुलरली ट्रेड वॉर को लेके, अगर वो सेटल डाउन हो जाता है तो। सो मोस्टली नया खरीदारी करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं है डिम्पी जी अभी। ठीक है, नए आप खरीदेंगे नहीं, पुराने वाले को सिर्फ संभालना है। एग्जैक्टली आप जुड़े थे ना कुणाल भाई, उससे पहले भी हमारा भी यही स्टांस था कि भाई नए वालों को तो जो आएंगे उनको चलो ठीक है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन जो पुराने वाले जिनका माल लेके बैठे हुए हैं उनको तो कुछ नहीं करना, उनको तो सिर्फ मार्जिन्स वगैरह पे अपने ध्यान रखना है, लिवरेज पे ध्यान रखना है, नया लेने की जल्दबाजी ना करें। हमारे ना कई सारे व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब वगैरह पे भी देखते हैं, उसमें से एक का नाम मैं बताता हूँ। मैं अभी उन्होंने कुछ एक डाला है लिख के, उनका नाम है मंजूर अहमद रहा। वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू द मार्केट विल रिकवर, व्हाट अ जॉक, है ना बॉस। हमने ये नहीं कहा कि मार्केट रिकवर करेगी, हमने ये कहा है कि मार्केट का फॉल थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। आप एक लेवल तक कनेक्टेड रहोगे, लेकिन उसके बाद आप कनेक्शन अपना तोड़ना शुरू करोगे। और इसका मैं बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ, आज से 5 महीने पहले का। जब आप टूट रहे थे उस समय यूएस मार्केट्स अपना हाई क्रिएट कर रहा था। आज अगर यूएस मार्केट्स लो अपना क्रिएट करता है तो आप अपने आप को रोकने का अधिकार रखते हो। हाई तो नहीं बनाओगे, लेकिन रोकने का अधिकार आपके पास है, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन आपका मार्केट जस्टिफाई करेगा। और मैंने फिर से लाइन में बोल देता हूँ, आप हमेशा ये बात ध्यान रखना, आप यूएस सिटीजन्स नहीं हो, आप चाइना के सिटीजन्स नहीं हो, आप एक इंडियन हो। आपका मार्केट इंडिया का है, आपका जीडीपी इंडिया का है, आपके आरबीआई इंडिया का है, और आपका बाजार इंडिया का है, और आपकी कंपनी इंडिया की है, जिसका टोटल ग्लोबल एक्सपोजर सिर्फ 3% का है। कई बार ज़्यादा पार्टिसिपेशन ना करना भी अच्छी बात होती है, इसलिए पॉइंट के साथ ही ख़त्म कर रहा हूँ। कुणाल भाई, आप आज नया शेयर तो नहीं दे रहे, लेकिन मेरे को एक बात बता सकते हो, हमारे में से ही कई लोग सुन रहे होंगे, कई लोग जान रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जिनके पास एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर होगा कि जब भी बड़ी गिरावट आए तो कोई हम शेयर ले लिया करें। तो 1-2 शेयर्स के नाम बता दो, ये आज की गिरावट भी और कभी भी भविष्य में भी बड़ी गिरावट आए तो कैसे शेयर का चुनाव करें।
आप कैसे चुनते हो? कुणाल जी को आज मैं पैसे देता हूँ, कुणाल भाई आपको पैसे देता हूँ, आप कैसे चुनते? वेल दो बातें हैं डिम्पी जी। नॉर्मली हमने हिस्ट्री देखी है, टाइम वाइज करेक्शन बहुत पेनफुल होता है, लेकिन पॉइंट वाइज करेक्शन यानी कि वर्टिकल जो करेक्शन होता है उसका जो सेल्फ लाइफ होता है बहुत ही कम होता है, एंड वहां से अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिलेगी। ये पहले भी हमने देखा है, कोविड के टाइम पे भी देखा है, उसके बाद भी देखा है। टाइम वाइज करेक्शन हमें 2010-11 में देखने को मिला था जो बहुत ही पेनफुल था। नाउ मुझे नहीं लगता कि ये जो करेक्शन है वो बहुत ज्यादा टाइम टिकेगा, सो पैनिक में कुछ भी बेचने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। और अगर आप मेरे रिकमेंडेशन की बात करें पर्टिकुलरली, तो मैं दो ही चीजों पे चलता हूँ डिम्पी जी, कि फंडामेंटली स्ट्रांग और टेक्निकली अच्छे खासे सपोर्ट पे अगर कोई स्टॉक ट्रेड करता है लार्ज कैप फिलहाल, तो उसी के ऊपर फोकस करके चलने की फिलहाल सलाह है। क्योंकि नॉर्मली जब करेक्शन आता है तो सबसे पहले आपको जो पॉजिटिव ब्रेथ देता है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस जो देता है वो है लार्ज कैप। लार्ज कैप सेटल होने के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस देता है वो मिड कैप, और ग्रेजुअली उसके बाद आपको स्मॉल कैप में मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो यही एक साइकिल है जो पिछले कई सालों से, और ये साइकिल आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसको कोई फिलहाल चेंज नहीं कर सकता। एंड इस लेवल पे अगर आप मुझे कहोगे कि कौन से स्टॉक पे फोकस करके चलना चाहिए, तो निम्बी जी सबसे पहले बैंकिंग में मैं फोकस करके चलूंगा। कोटक बैंक को ब्रेकआउट अच्छा खासा दिया हुआ है, यहाँ से आने वाले दिनों में और भी बढ़िया से मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर कोई भी गिरावट आती है ये स्टॉक में आज के दिन में और कल के दिन में, और ये अगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, तो मैं कहूंगा कि आप इसको ऐड करके चल सकते हैं, प्लस फ्रेश बाय करके भी चल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल सकता है डिम्पी जी, वो है लार्सन एंड टुब्रो। बहुत ही बढ़िया सेक्टर है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। गवर्नमेंट जिस हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, फिलहाल के डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा भी सकती है। मुझे लग रहा है कि एलटी में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। तो ये दो स्टॉक है जिसके ऊपर फोकस करके चलूंगा। और डिम्पी जी मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि फिलहाल मैं एक डायनेमिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग के ऊपर थ्योरी लिख रहा हूँ। डायनेमिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यानी कि एक ऐसी थ्योरी जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट तो करना है, सिस्टमेटिकली करना है, लेकिन डायनेमिकली करना है। यानी कि 90% चांसेस है जब भी बॉटम मिले तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आपको लोअर एवरेज का सबसे अच्छा बेनिफिट मिले, प्लस आप अगेंस्ट द क्राउड जाके स्टॉक में एंट्री कर रहे हो, यानी कि आपको वहां पे भी बाउंस बैक अच्छे खासे चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, कुणाल जी ने एल&टी, कोटक महिंद्रा बैंक को अपनी पसंदीदा शेयर के तौर पर बताया है। हालांकि हमने भारी गिरावट देखी शुक्रवार के सत्र में, और आज भी मतलब गिफ्ट निफ्टी में कोई रिकवरी आ नहीं रही है। चिंता की बात यह है 4% नीचे 850 अंकों के आसपास की गिरावट है। और देखिए तनाव की बात यह है ना कि जो बड़े सेक्टर्स है जिनका निफ्टी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अगर वो रिकवर नहीं होंगे तो फिर बाजार रिकवर होगा कैसे, हम कैसे मान लें। IT में प्रॉब्लम है, फार्मा पर टैरिफ को लेकर डर है, क्रूड जो इतना टूटा तो ग्लोबल ग्रोथ के डर है, ऑयल एंड गैस शेयर पिट गए हमने देखा। बैंकिंग थोड़ी सी राहत दे रहा है, बट कितनी राहत देखा। तो ये जो कुछ बड़े सेक्टर है जिनका वेटेज अगर आप मिला के देख लेंगे करीब 50% के आसपास का है निफ्टी में, वहां से कोई राहत के संकेत है नहीं। ये एक चिंता की बात जरूर है। लेकिन चलिए स्टॉक स्पेसिफिक खबरें जो आई हैं जरा उनके बारे में जान लेते हैं, और उसकी लिस्ट लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए आज कहां पर फोकस होगा, क्या है आज स्टॉक्स न्यूज? वैसे तो आज फोकस पूरा का पूरा ग्लोबल होगा, लेकिन हाँ इंडियन मार्केट्स में खबरों के चलते जहाँ पे इम्पैक्ट है उसमें सबसे पहले क्वार्टरली अपडेट से शुरू करता हूँ, क्योंकि अब नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है तो काफ़ी क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक ओवरऑल अपडेट थोड़ा बहुत कमज़ोर है। नेट एडवांसेस तिमाही द तिमाही 5.25% गिरे हैं, साल दर साल 1.5% की बढ़ोतरी है। और कासा रेशियो देखिए तिमाही दर तिमाही और साल दर साल 210 से 510 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली। और ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि इस तिमाही में नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 20 बेसिस पॉइंट की गिरावट होगी, और हो सकता है कि ये बैंक घाटा दर्ज करे इस तिमाही में, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। इंडियन बैंक अपडेट ठीक ठाक है, डिपॉजिट 5% बढ़ा है और ग्रॉस एडवांसेस 5.25% की बढ़ोतरी है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो में 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी, कुल डिपॉजिट में 23.5% की बढ़ोतरी। कासा रेशियो अगर आप देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही साल दर साल यहाँ पे सुधार देखने मिला है। अब बात करते हैं ट्रेंड की, तो अपडेट अच्छा है। यहाँ पे रेवेन्यूज Q4 में 28% बढ़े हैं और 2025 वित्तीय वर्ष के लिए करीब 39% के आसपास की ग्रोथ जो है इस कंपनी ने डिलीवर की है। जुबिलेंट फूडवर्क्स ठीक ठाक लग रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू जो है करीब 33.9
12% यानी कि 34% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ हुई है और डोमिनोज इंडिया लाइक टू लाइक सेल्स जो है करीब 12% के आसपास बढ़ के आए हैं। गोदरेज कंज्यूमर्स ओके है क्योंकि स्टैंड अलोन वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो मिड सिंगल डिजिट में रहेगी और रेवेन्यू ग्रोथ जो है हाई सिंगल डिजिट में रहेगी। कंपनी का कहना है कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो सेल्स है वो इस कंपनी की हाई सिंगल डिजिट में रहेगी और वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो मिड सिंगल डिजिट में रहने वाली है और मार्जिन जो है Q3 के लेवल्स पे ही रहेंगे। वहीं नायका की बात करें तो इनका कहना है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो लो टू मिड 20s में रहेगी, साल से साल आपको ग्रोथ देखने मिलेगी। ब्यूटी वर्टिकल जो है वहाँ पे इंडस्ट्री से बेहतर लो 30s में कंपनी ग्रोथ डिलीवर करेगी। GMV फैशन वर्टिकल का जो है वो हाई टीन्स में रहेगा, हालांकि नेट रेवेन्यू जो है वो लोअर रहेगी क्योंकि परफॉर्मेंस नायका फैशन ओन्ड ब्रांड्स में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कमज़ोर था। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर की, तो माजगांव पर नजर रखेगा। आज रिटेल के लिए OFS खुलेगा, नॉन रिटेल का पोर्शन में अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था, इसके लिए सरकार ने जो ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन था उसको यहाँ पे किया है और ओवर सब्सक्राइब ये होगा। डिलीवरी यहाँ पे इस कंपनी ने ईकॉम एक्सप्रेस लिमिटेड को खरीदा है 1407 करोड़ में। गोदरेज प्रॉपर्टीज मुंबई के वर्सोवा में ये एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, कुल पोटेंशियल रेवेन्यू पोटेंशियल जो है 1350 करोड़ रुपए की है। ITC एम्पल फूड्स में इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है, 131 करोड़ में ये हिस्सेदारी जो है खरीदी है। टाटा मोटर्स इस कंपनी के तरफ से अपडेट आया है JLR की तरफ से कि जो टैरिफ लगाए गए हैं उसके वजह से अब ये US में अपने पैसेंजर व्हीकल्स जैसे या फिर जो अपने व्हीकल्स है उसको शिप नहीं करेंगे यानी कि नहीं भेजेंगे। और आखिरी में फेडरल बैंक पे नजर रखेगा क्योंकि शालिनी वॉरियर ने ED के पोस्ट से यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है, 4 अप्रैल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसके चलते फेडरल बैंक पे रखेगा नजर। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया। और ये जो खबर है ना कि टाटा मोटर ने डिसीजन लिया है कि JLR का शिपमेंट अमेरिका नहीं भेजेंगे। देखिए JLR का जो टोटल सेल्स है उसमें से ऑलमोस्ट 30% तो अमेरिका से आता है, तो देखना होगा कि किस तरह का रिएक्शन आता है आज टाटा मोटर्स के शेयर पर, क्योंकि हमने 750 रुपए के भाव देखे थे रिकवरी वाले फेज में और वहां से फिर से गिर के 613 रुपए के आसपास का भाव है। जो 52 वीक लो है वो है 606 रुपए का। एक चीज जो टाटा मोटर के पक्ष में है वह है इसका वैल्यूएशन। निफ्टी का सबसे सस्ता स्टॉक है, 5.5 के आसपास का पी इसका है टाटा मोटर्स का। लेकिन ये मतलब थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ ही है अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स के लिहाज से कि अगर शिपमेंट नहीं भेज रहे अमेरिका तो एक रेवेन्यू का बड़ा जो कॉम्पोजिशन है वो फिर वहीं से आता है, फिर दिक्कत होगी। इसको थोड़ा और विस्तार से समझेंगे, अपने एक्सपर्ट से भी समझेंगे इस खबर को। लेकिन एक और जानकार को जोड़ लेते हैं, जाने माने टेक्निकल डेरिवेटिव एक्सपर्ट प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। प्रशांत जी थोड़ा सा ट्रिकी है ये पूछना कि आज आप क्या खरीदने की सलाह देंगे या फिर क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे, क्योंकि देखिए अगर 900 अंक अगर गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन दिखा रहा है तो पूरा बाजार इसकी चपेट में आएगा। फिर भी आप बताइए आपकी रीडिंग क्या कहती है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है और आपका कंफर्ट कौन से शेयर में अलाउ कर रहा है? जहां कंफर्ट हो वही शेयर बताइएगा सर। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि बाय करना कोई मैंडेटरी नहीं होता है। इनफैक्ट पिछले मंगलवार को और पिछले सोमवार को दोनों बार, मंगलवार को आफ्टरनून शो में जहां डिम्पी जी के साथ डिस्कस हुआ था मैंने फिर से एक सेल दिया था और मैंने कहा था कि ये पुल बैक है, आप पोजिशनल सेल में रहिए और मेरा वही नजरिया रहा है। मैं पर्सनली भी शॉर्ट साइड पे ही रहा हूं। सिर्फ एक रूल जो मैं फॉलो करता हूं कि वीकेंड पे मैं हेवी पोजिशंस कैरी नहीं करता हूं, उस वजह से मेजॉरिटी बुक करके थोड़े पोजीशंस कैरी किए हैं, बट लॉन्ग्स मैंने बिल्कुल भी रखे नहीं, ना ही मैं इस लेवल पे भी कुछ बाय करना रेकमेंड करूंगा। मार्केट का टेक्सचर जो होता है और मार्केट की जो ट्रेंड होती है वो आपको फॉलो करनी होगी। आप मार्केट को डिक्टेट नहीं कर सकते कि मैं यहाँ बाय कर रहा हूं तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। दूसरी बात, कैपिटल कुछ भी हो, वो शायद FI का कैपिटल हो या एक नॉर्मल रिटेल निवेशक का कैपिटल हो, वो 1 लाख हो या 100 करोड़ हो, वो लिमिटेड ही होता है और उसकी पोजीशन साइजिंग भी लिमिटेड होती है। तो आप हर डिप पे उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, आपको शॉर्टिंग नहीं आती, आप इस मार्केट में साइडवेज बैठे रहिए और ऑब्जर्व कीजिए। ये सही वक्त है सीखने का, ना ही ट्रेड करने का। और अगर आपको शॉर्टिंग आती है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते के पहले से ही मैं IT पे सेल दे रहा था, पिछले हफ्ते से निफ्टी पे सेल दिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी फॉलो किया होगा उनके पास अच्छे खासे पोजीशंस प्रॉफिट में होंगे। तो अगर गैप डाउन मिले आप ट्रेल कीजिए और मुझे नहीं लग रहा है कि आज ओपनिंग पे कोई जल्दबाजी करनी चाहिए। इनफैक्ट कहीं पुल बैक या रैली दिखे अगले कुछ दिनों में तो वहां भी मैं फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करूंगा। मैं ट्रेंड के साथ ही रहना चाहूंगा।
फ्रेंड, और अगर आप टेक्निकल्स देखकर, अगर आप चार्ट देख के बाजार में अपनी ट्रेडिंग की पोजीशन बनाते हैं तो ट्रेंड के साथ जाइए, उसी में भलाई है। और ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है तो बिकवाली वाले जहां सौदे मिले, जहां ट्रेड मिले इंडेक्स में, उसके साथ ही आप रहिएगा। कुणाल जी, दो तीन जो बड़े शेयर्स हैं जो बाजार को थोड़ा दिशा देने का काम करते हैं, जरा उनके बारे में आपसे व्यू ले लेते हैं। शुक्रवार का सत्र हमने देखा काफी ज्यादा हाहाकारी रहा पूरे ऑयल एंड गैस बास्केट के लिए, क्योंकि क्रूड गिरा तो, लेकिन उससे तनाव ये पैदा हुआ कि क्या ग्लोबल ग्रोथ को लेकर संकट है, क्या डिमांड को लेकर प्रॉब्लम आएगी, महंगाई को हवा मिल जाएगी, ये तमाम चीजें रहीं। आप जरा बताइए कि रिलायंस में क्या करना है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं 4% गिर गया रिलायंस, फिर से 1200 रुपए के आसपास या उसके नीचे आ गया, मतलब मौका हो गया है। आपकी सलाह क्या होगी उन ट्रेडर्स के लिए? रिलायंस की बात करें तो रिलायंस फिलहाल 1204 के अराउंड का क्लोजिंग था और आज के दिन में भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक यहाँ से फर्दर गिरावट में 1150 और अगर आज के ही दिन में अगर स्टॉक वापस नीचे जाता है तो 1100 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। नाउ अभिषेक जी, नॉर्मली क्या होता है कि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो एक कंसोलिडेशन के पैटर्न में चलता है, उसके बाद ब्रेकआउट आता है, फिर 2-3 साल कंसोलिडेशन में जाता है, फिर ब्रेकआउट आता है। आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जब भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में गया है, उसके बाद अच्छी खासी न्यूज आती है, कोई इवेंट ऐसी कॉर्पोरेट इवेंट हो जाती है, उसके बाद स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलता है और उसके बाद एक नई डायरेक्शन रिलायंस में हमें देखने को मिल सकती है। तो यही लेवल पे रिलायंस ट्रेड करता है, इसी पैटर्न में रिलायंस ट्रेड करता है। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आज के दिन में गिरावट देखने को मिलती है 1150 1105, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये लेवल आता है एंड ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको यहाँ पे ऐड करके चलने की सलाह रहेगी इस स्टॉक में। करंट लेवल्स को देखते हुए अगर पोजीशन है उसे बरकरार जरूर रखा जाए लंबी अवधि के लिए। ये मजबूत खिलाड़ी तो है ही और डाउनसाइड जो नजर आ रही है इसे देखते हुए अगर आपकी एपेटाइट है तो फिर और ज्यादा खरीदारी या एंट्री अपॉर्चुनिटी भी इस वक्त रिलायंस में ढूंढी जा सकती है। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। सही कहा आपने कि बाजार की दिशा को समझते हुए, चाहे फिर वो तेजी की तरफ है या मंदी की तरफ है, उसी को समझते हुए हमें हमारी रणनीति घड़नी होगी इन सिनेरियोज में जिस तरह के सिचुएशंस पैदा होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये जो हफ्ता है इंपॉर्टेंट है, काफी सारे ट्रिगर्स, काफी सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, क्रेडिट पॉलिसी तो है ही, नतीजों की शुरुआत इसी हफ्ते से शुरू होने वाली है और नतीजों की शुरुआत की अगर बात करें, दो सेक्टर्स सबसे ज्यादा आगे इस वक्त खड़े हैं। एक तो आईटी सेक्टर, क्योंकि रिजल्ट सीजन की शुरुआत आईटी की चुनिंदा दिग्गज प्लेयर्स टीसीएस से ही होने वाले हैं और उसके ठीक साथ साथ बैंक्स के भी क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। एक एक कर आपसे समझना चाहूंगी, डाउनसाइड विजिबल आपको नजर आती है और उसी के चलते आप सेल साइड की ही स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। अब आईटी सेक्टर कनेक्टिंग सेक्टर है, ग्लोबल इंपैक्ट दिखता है और वो दिख भी रहा है। सबसे ज्यादा गिरावट इस वक्त आईटी सेक्टर में है। छोटी मझौली लार्जर आईटी प्लेयर्स, किस तरह के सिनेरियोज आप देख रहे हैं यहाँ पर? जी मानसी, गुड मॉर्निंग एंड गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो आईटी पे मेरा काफी वक्त से सेल का नजरिया था और इनफैक्ट आप कह सकते हो कि शुक्रवार तक मैं पर्सनली अप टू द नेक शॉर्ट साइड पे था एंड पोजीशन एग्जिट कर लिए। जैसे मैंने कहा, वीकेंड की वजह से यहाँ पे किसी भी वजह से कोई रैली मिल जाए तो फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने होंगे। क्लियर कट सेल ऑन रैली मोड में है और मेजर ब्रेकडाउन हो चुका है। वो अगर फ्रंट लाइनर्स हो या मिड कैप आईटी हो तो मैं यहाँ पे कोई भी बाय बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करूंगा। और जैसे मैंने कहा, रैली मिले किसी भी वजह से तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। बिकवाली की ही रणनीति आईटी सेक्टर में और सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे, आईटी सेक्टर से बिल्कुल दूर रहने की इस वक्त हिदायत मिलती हुई नजर आ रही है और शॉर्ट्स जो हैं विजिबल हैं, यहां से और ज्यादा गिरावट बिल्कुल नजर आएगी। चलिए, ये तो टेक्निकल नजरिया स्टॉक्स पर खबरों के दम पर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से हम जान रहे हैं, लेकिन इन सिचुएशन बाजार में इस वक्त जो इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ग्लोबल सेटअप जिस तरह से गड़बड़ाया, ऐसे में फंडामेंटल नजरिया जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सर, पिछले हफ्ते से लेकर अब तक बहुत कुछ हुआ है, भारतीय बाजार में नहीं विदेशी बाजार में। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रेसिप्रोकल टैरिफ का सिलसिला चला, लिबरेशन डे का नाम दिया, लेकिन उसके बाद दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा है। इस वक्त अब पलटवार भी हो रहा है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। चीन के बाजार ने, चीन की इकोनॉमी ने भी एक तरह से रिएक्ट किया है। भारत के लिए ये पूरी सिचुएशन आप कैसे देख रहे हैं?
धन्यवाद मानसी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे प्रथम तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, थोड़ा विलंब से आप लोगों से जुड़ा। मुंबई शहर में ट्रैफिक की परिस्थिति तो आप सभी को पता है, तो इस वजह से थोड़ा विलंब से मैं आपसे जुड़ा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। देखिए मानसी, केवल मात्र अमेरिका को छोड़कर के बाकी अन्य देशों की तरफ से इसके लिए टिप्पणियां करी जा रही है या फिर आलोचना हो रही है, ऐसा नहीं है। अमेरिका में ही काफी सारे प्रदर्शन हो रहे हैं जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने ये लिबरेशन डे रोज गार्डन से जो 180 से ज्यादा देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई हैं, और उसके पश्चात बहुत सारी और अभी भी प्रतिक्रिया हमने सुनी है, आगे जाकर के और सुनेंगे। और ये मात्र अंत नहीं है साक्षी मानसी, आगे जाकर के उन्होंने ये भी टिप्पणी करी है कि अगर अनिवार्य होगा तो और भी टैरिफ्स बढ़ेंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो शायद हमारा मानना है कि आने वाले कुछ समय तक पूरे विश्व भर के बाजार को, अमेरिका के बाजार को भी अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों से लगातार गिरावट हो रही थी। शुक्रवार को भी अगर आप देखें तो काफी अच्छी गिरावट के साथ बंद हुआ अमेरिका का बाजार। डाउ जोन्स, नास्डैक, S&P, जो भी आप सूचकांक देख लीजिए। हमारे यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक तो भारत के ऊपर 26% की रेसिप्रोकल टैरिफ लगी है। 2.2% जो GDP है वो एक्सपोर्ट करते हैं हम अमेरिका को। इतना बड़ा भारी नुकसान हो, इसकी संभावना हाल की परिस्थिति में जो भी है मानसी कम लग रही है। 9 तारीख को इस हफ्ते RBI की बैठक है, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती ब्याज दरों में, और 10 अप्रैल के पश्चात, 10 अप्रैल से, क्योंकि TCS के नतीजे 10 अप्रैल को आएंगे, चौथी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। हमें ये मानना है, हमारा ये मानना है कि शायद नतीजे अगर बेहतर आते हैं तो थोड़ी बहुत गुंजाइश नीचे की तरफ कम हो सकती है। और जिस तरह की परिस्थिति अमेरिका में है, देखिए पूरी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है, महंगाई दर ऊपर जा सकती है, ब्याज दरों में कटौती जो अनुमान पावेल साहब का था उस स्तर पर नहीं होगी क्योंकि महंगाई दर ऊपर जाएगी, और डॉलर का कमजोर होना। हालांकि राष्ट्रपति खुद चाहते थे अमेरिका के ट्रंप के डॉलर कमजोर हो, और वही हो रहा है। तो ये पूरा समीकरण अगर मैं देखता हूं तो एक अर्थव्यवस्था जो पूरे ब्रह्मांड में या पूरे विश्व में मुझे अगर थोड़ी बहुत स्थिर नजर आती है तो वो हमारा भारत देश है। देखिए 3-6 महीने तक ये परिस्थिति दूर नहीं होने वाली है, प्रतिक्रिया होगी और आगे जाकर के और हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है पूरे विश्व भर के बाजार में। लेकिन अगर आप कारोबारी नहीं है, क्योंकि मैं कारोबारी को तो मैं कोई तरह का टिप्पणी या ज्ञान नहीं दे सकता हूं, बुनियादी तर्क के आधार पर विशेषज्ञ हूं, तो लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका होगा। 2 चीज अच्छी हो रही है, रुपया डॉलर के सामने मजबूत हुआ है मानसी, और कच्चा तेल मेरे ख्याल से पिछले 2 या 2.5 साल के निचले स्तर पर आया है। ये उभरते हुए बाजारों के लिए अच्छी बात है। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव्स जिस पर भी नजर होनी चाहिए, करेंसी और साथ ही कच्चे तेल की चाल, साथ साथ जिस तरह से रिजल्ट सिनेरियोज अब क्लियर होते नजर आएंगे। क्वार्टरली अपडेट्स पर बैंकिंग पर भी विस्तार से बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या कुछ है, आइए अशेषा से समझते हैं। गुड मॉर्निंग अशेषा, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स इस स्टॉक पर नजर डालेंगे, जहां पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, 700 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। याद रखें जुबिलेंट फूडवर्क्स के ऑपरेशनल अपडेट्स आए थे। डोमिनोज का लाइक फॉर लाइक ग्रोथ 12.1% के आसपास आया, जो अनुमान से काफ़ी बेहतर था। उनका मानना है कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ जो 34% का कंपनी ने रिपोर्ट किया है सालाना आधार पर, वो भी काफ़ी अच्छा था अनुमान के मुताबिक। वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव है, जिसके चलते ज़्यादा कुछ अपसाइड इस स्टॉक पर नहीं नजर आएगा, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि जुबिलेंट फूडवर्क अपने पेयर्स के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, और बैलेंस रेवेन्यू और मार्जिन ट्रैजेक्टरी कंपनी FY26 में भी रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आई है जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। न्यूट्रल की रेटिंग, 700 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, स्टॉक 682 के आसपास फ्राइडे के क्लोज में नजर आया था। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी JP मॉर्गन की रिपोर्ट है। याद रखें कच्चे तेल में भारी गिरावट पिछले हफ्ते और आज सुबह भी निकल कर आई है। $64 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड स्पॉट मार्केट में कारोबार करता हुआ, और इसके चलते कई सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स पर
आज फोकस भी रहेगा। जेपी मॉर्गन का मानना है कि 2026 में $60 पर बैरल के आसपास का उनका फोरकास्ट रहेगा पूरे साल के लिए। लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस के चलते ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों को नुकसान हो सकता है, गैस कंपनियों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन याद रखें, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फ़ायदा होगा तो HPCL, BPCL, IOCL जो कंपनियां रिटेल मार्केट में बेचती है पेट्रोल और फ्यूल, उनके लिए दाम नहीं घटे लेकिन रॉ मटेरियल प्राइसेस घटे हैं, जिसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। और पहली तिमाही FY26 में उनके नतीजे भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो पूरे ऑयल मार्केटिंग कंपनी और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर आज इस रिपोर्ट के दम पर फोकस दिखेगा। इसके अलावा ट्रेंड की बात करते हैं, जहां पर एंटीक की रिपोर्ट आई है। ट्रेंड के भी ऑपरेशनल अपडेट्स आए थे, लेकिन 28% का रेवेन्यू ग्रोथ सालाना आधार पर चौथी तिमाही में ट्रेंड ने रिपोर्ट किया। लेकिन उनका मानना है कि स्टोर एडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसका पूरा इम्पैक्ट फर्स्ट क्वार्टर FY26 में दिखेगा। हाई बेस के चलते मोमेंटम स्लो होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी पीयर्स से कंपेयर करें तो ट्रेंड का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। तो एंटी की ये रिपोर्ट खरीदारी की राय, जहां पर उन्होंने 6,801 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। ऑपरेशनल अपडेट और इस रिपोर्ट के दम पर ट्रेंड पर भी अपनी नजर रखें। आशीषा, शुक्रिया सारी के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे बीच रखने के लिए। तो सारे ब्रोकरेजेस और खबरों वाले शेयर्स आपके सामने। कुणाल परार, प्रशांत सावंत और गौरांग शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार मार्केट्स लाइव लेकर वापस लौटेंगे, आप बने रहें। अंदर फिर से दिक्कत भरा दिन रहेगा और आपको पता ही है उसकी वजह ग्लोबल ट्रेड है, टैरिफ्स है और आज आपको दिख भी रहा है वो स्क्रीन पे। इसमें कोई नया नहीं मैं बता रहा हूँ आपको सारी स्क्रीन पे दिख रहा है। इंडिकेटिव टिक्स आना शुरू हो गए हैं, 9-8 पे फ्रीज हो जाएंगे, तब उसके बाद चलेंगे। लेकिन प्रशांत सावर ने हमको टेक्निकली और हमारे ही कार्यक्रम में 12 बजे के कार्यक्रम में ये बात पहले ही आगाह किया था कि थोड़ा देखिएगा और अगर बाजार नहीं चला जल्दी तो ये एक बड़े फॉल की तरफ भी वापस आ सकता है। प्रशांत जी, अच्छी कैलकुलेशंस थी आपकी और जो उस दिन आपने पुटे प्लस करवाई उसका भी खैर काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। अब आप मेरे को ज़रा ये बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और HDFC कोई काम कर सकते हैं इस बाज़ार में? डिम्पी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड डेफिनेटली जो हमारी डिस्कशन हुई थी 23,600 से लेके पिछले हफ्ते 23,200 के नीचे, तो डेफिनेटली उसका व्यूअर्स को फायदा हुआ रहेगा। एग्जिट और शॉर्टिंग दोनों ही राइस शेयर की गई थी। जहां तक HDFC बैंक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अहम लेवल है वो होगा 1750। इसके नीचे क्लोज होने पे 4 से 5%, यानी हम 1650 1660 के लेवल को देख सकते हैं। तो किसके पास अगर पोजीशन हो, आप 1750 स्पॉट क्लोजिंग एक क्लियर स्टॉप लॉस रखिए। इसके नीचे ओपन हो रहा है, मेरी सलाह होगी एग्जिट कर दीजिए। और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। ओवरऑल हम इस 1650 तक भी नोज डाइव कर सकते हैं अगर 1750 का लेवल ब्रेक हो। रिलायंस में अगर हम देखें तो इस पूरे साल में कोई मीनिंगफुल रैली आई नहीं थी और अभी भी जो पुल बैक आया वो 200 दिनों के एवरेज से ब्रेक डाउन हुआ। जो स्विंग लो बना हुआ है, हम राउंड नंबर 1150 मान के चलेंगे, करंट लेवल से 4% नीचे। उसके नीचे अगर हम क्लोज होते हैं तो वहां पे भी 3-4% डाउन दिख सकता है, जो कि इंडेक्स को फर्दर वीकन कर सकता है। यहाँ पे 21,200 21,300 ये लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे बहुत ज्यादा अहम है पूरे साल के लिए। इसके नीचे अगर हम क्लोज होते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है जो एग्जिट पोल और इलेक्शन का नी जर्क रिएक्शन आया था वहां पे ये लोज बने थे। इसके नीचे अगर हम क्लोज होते जो पूरे साल इंटैक्ट रहे थे, तो वीकनेस हावी हो सकती है, बेयर अटैक बढ़ सकता है और वहां से हम और ज्यादा नीचे 4-5% जा सकते हैं एंड ज्यादा भी। तो मेरे लिए एक निफ्टी के हिसाब से स्पॉट 21,300 क्लोजिंग बेसिस बहुत अहम है। और जैसा मैंने कहा, HDFC स्पेसिफिक 1750 स्पॉट क्लोजिंग मेक और ब्रेक लेवल होगा। ठीक है, ये पॉइंट टेकन है। दोनों शेयर्स बड़ा शेयर्स हैं। अमूमन हम बात भी करते रहते हैं कि इस तरह की गिरावट में अच्छे और बड़े शेयर्स को प्लस करें, इसलिए मैंने इन दोनों शेयर का जिक्र करके प्रशांत सावंत से एक व्यू पॉइंट आपके लिए दिलवा दिया। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। गौरांग शाह भी हमारे साथ हैं। गौरांग भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच आज टाइम देने के लिए। गौरांग भाई, थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन भी रहा था, आप ग्लोबल टैरिफ के बारे में बता रहे थे मेरे एक सहयोगी के क्वेश्चंस के आंसर पर। मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को और बदल देता हूँ। मेरा ये मानना है कि चलिए टैरिफ का वॉर थोड़ा और आगे चलता है, मान लो एग्जांपल करीब 1 महीने तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, टेबल्स पे नहीं बैठते, नेगोशिएशन नहीं होता, XYZ कुछ चलता रहता है मान लो, तो बीइंग एज एन इंडियन मार्केट्स के प्लेयर होने के नाते हमको क्या करना चाहिए?
धन्यवाद डिम्पी जी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए डिम्पी भाई, ऐसा है कि आप आप और हम काफी लंबे समय से जुड़े हैं और शेयर बाजार को लेकर के हमने जो हमारी सोच और हमारा जो अनुभव है उसको लेकर के जब कभी भी भारतीय शेयर बाजार को लेकर के हमने टिप्पणी करी है तो ज्यादातर वो सकारात्मक स्तर पर करी है और हमने लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय दी है। देखिए, ये शोर शराबा, उठा पटक, आगे जाकर के और भी टैरिफ्स लगेंगे, शायद कुछ बुद्धिमानी जीव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सही राय देंगे राष्ट्रपति ट्रंप को, क्योंकि आलोचना इसकी अमेरिका में तो हो ही रही, बाकी अन्य देशों में तो हो रही, लेकिन अमेरिका में भी हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं एक सीधी सीधी बात बोलता हूं डिम्पी भाई, देखिए, जहां पर पूरे विश्व भर में इस टैरिफ को लेकर के काफी सारी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है, विकास दर धीमी पड़ सकती है, रिसेशन में जा सकते हैं, स्टैग्नेशन हो सकता है, ब्याज दरें कटना तो दूर, मेरे ख्याल से आगे जाकर के बढ़ने की संभावना है। शायद आपसे थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। एक बार वापस आपको रिकनेक्ट करते हैं सर, आपके अपने क्वेश्चंस का आंसर फिर कंप्लीट कीजिएगा। इन बिटवीन शिवांगी शारदा मेरे को स्क्रीन पर दिख रही है, उनका करते हैं स्वागत। शिवांगी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज एक्चुअली वैसे गुड मॉर्निंग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा फेयरफुल मंडे ज़रूर है, डर वाला है, गैप भी है। आप अपने क्लाइंट्स को क्या रिकमेंडेशन दे रहे हो? आज आपके क्लाइंट्स ने आपसे पूछा होगा या आपने मीटिंग में बताया होगा या आपने कोई स्ट्रेटजी बना रखी होगी, वो क्या है मैम? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूरे टीम को। और हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में ऑफ कोर्स यूएस मार्केट्स की वजह से, ग्लोबल टेंशंस के वजह से ज़रूर एक गैप डाउन ओपनिंग है। और हम पैंडेमिक से हम देख रहे हैं कि एक अभी तक का सबसे भारी गिरावट हमें देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव होते हुए नजर आया था। तो ये कोई भी डिक्लाइंस को हम मौके जैसे ढूंढे। ऑफ कोर्स इमीडिएट बेसिस पे आज बॉटम फिशिंग नहीं करें, स्टॉक्स और सेक्टर्स और इंडाइसेस को थोड़ा स्टेबलाइज होने दे। और जैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस नजर आती है कुछ दिनों में, तब हम वापस अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान दें और इन गिरावट का फायदा उठाएं। कुछ इंडिकेटिव टिक्स देख के तो खैर घबराहट सी हो रही है। अगर आप टाटा मोटर्स का एक बार ज़रा दिखा पाए तो इंडिकेटिव टिक्स, तो थोड़ा आपको और आइडिया लग जाएगा। थोड़ी देर में लेवल फ्रीज हो जाएंगे, तब मैं फिर स्पेसिफिक होके भी पूछूंगा। देखिए, करीब 10% के लोअर सर्किट को पहले हिट करेगा, ये सीधा हिट करेगा 61%। और अभी आप थोड़ी देर पहले हेडलाइंस में भी टाटा मोटर्स की खबर को देख पा रहे थे कि शिपमेंट वगैरह रोक दिया। अच्छा शिवांगी, एक और चीज़ बताइए, से मान लीजिए अगर यहाँ पे यही सिचुएशन रहती है, टैरिफ वगैरह वगैरह प्रॉब्लम रहती है, तो आप कभी भी पुल बैक के लिए, जब भी आपको लगेगा कि हाँ अब मार्केट्स में काफ़ी गिरावट हो गई है, एक बाउंस आएगा, तो आप सबसे पहले किसको खरीदोगे फिर आप? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक मार्केट्स में सेफ हेवन हमें ढूंढना पड़ेगा। और जो क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा टैरिफ्स की वजह से अफेक्टेड रहे हैं वो है मेटल। कहीं ना कहीं हमने आईटी में भी देखा कि इसमें काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। कुछ रब ऑफ जो है वो ऑटो स्पेस में भी देखने को मिलेगा। पर कुछ ट्रैवल एंड टूरिज्म पैक और कंजम्पशन नेम्स, ये दोनों काउंटर्स ऐसे हैं जो काफी एक रेजिलेंट है। ऑफ कोर्स गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये भी इफेक्ट होंगे, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो कंजम्पशन स्पेस में नजर आएगा और एक सेफ हेवन की तरह बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ नाम जैसे टाटा कंज्यूमर है, वो मेरे रडार पे है, लिस्ट पे है। ऑफ कोर्स डिक्लाइंस में हम खरीदारी करें। डन। तो टाटा कंज्यूमर्स एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। वो शिवांगी कह रही है कि उनके रडार पर है। एफएमसीजी थोड़ा डिफेंसिव भी है और शायद डोमेस्टिक बिजनेस पे ज़्यादा आधारित है बजाय ग्लोबल मार्केट्स के। गौरांग भाई, आपका ना वो थोड़ा इंटरनेट फ्रीज होने की वजह से आपका आंसर हम पूरा नहीं सुन पाए थे, तो एक बार ज़रा आप वो बता रहे थे कि इंडियंस को, बीइंग एज एन इंडियन और इंडियन मार्केट्स में जो लोग ट्रेड करते हैं, उनको क्या करना चाहिए जब 2 या 4 10 बड़े देशों की आपस में लड़ाई हो रही हो? तो देखिए डिम्पी भाई, मैं ये कह रहा था, पहले तो आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से।
जहां पर विश्व भर की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, मंदी की चपेट में जा रही है, विकास दर का आगे बढ़ना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ब्याज दरों में कटौती होना अब आगे जाकर के असंभव लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप भारत देश को देखें तो भारत देश की अर्थव्यवस्था जो मैं पढ़ रहा था 6.2 6.4 के आसपास आगे बढ़ रही। अगर धीमापन आता है तो हो सकता है छोटी मध्यम अवधि के लिए शायद यहाँ पर भी नीचे आए, लेकिन 6 के आसपास अगर फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो इस तरह की रन रेट को लेकर के कोई ऐसी दूसरी अर्थव्यवस्था नहीं है उभरते हुए बाजारों में जो हमारा मुकाबला कर सके, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर महंगाई दर अगर आप देखें तो नीचे आई है और आने वाले समय में संभवता है कि अगर मेघराज ने अपना आशीर्वाद बरकरार रखा हमारे देश के ऊपर और फसल और पैदावार अच्छी हुई तो शायद ये और भी नीचे आ सकती है। उस परिस्थिति में संभवता है कि ब्याज दरों में और कटौती होगी। हालांकि 9 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि 9 तारीख को कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती ब्याज दरों में होगी और जो आरबीआई गवर्नर के तरफ से टिप्पणियां होगी वो काफी महफूज टिप्पणियां होगी। कोई ऐसा चिंता का कारण बहुत बड़ा उभर करके आया ऐसा नहीं करे। देखिए, छोटी मध्यम अवधि के आप कारोबार करते हैं तो ये आपकी बुद्धिमत्ता है, आप उसका प्रयोग करके जो आपको अनुकूल लगे उस हिसाब से काम कीजिए। लेकिन मैं ये मानता हूं डिम्पी भाई कि ऐसी परिस्थिति में आपको कारोबार कम और लंबी अवधि के लिए सक्षम और मजबूत कंपनी में निवेश करना ज्यादा अनिवार्य है। ऐसे ही बाजार होते हैं जो आपको मौका देते हैं डिम्पी एक बहुत ही सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। अब वो कहां पर है, आपका प्रश्न दूसरा आने से पहले मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, हमें लग रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र अच्छा रुझान लेकर के आएगा। जिस तरीके से चौथी तिमाही की बिजनेस अपडेट आए, अभी इंडसइंड बैंक की अपडेट आई थी, मैं तो पहले से ही दिक्कत में है तो उसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन बाकी अन्य जो अपडेट आए एनबीएफसीज के, बजाज फाइनेंस के, वो काफी सकारात्मक। सीमेंट क्षेत्र अच्छा लगता है, रक्षा क्षेत्र अच्छा लगता है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र अच्छा लगता है, हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन। ये क्षेत्र मैं इसलिए बता रहा हूं डिप्पी क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं जो अब तक और शायद आने वाले भविष्य में ये ट्रंप का जो तांडव है ट्रेड और टैरिफ वॉर और लटकती तलवार को लेकर के, ये सब क्षेत्र जो है वो परे हैं फिलहाल और इन पर इतना ज्यादा नकारात्मक असर होगा उसकी संभावना बहुत कम लग रही है। नहीं, पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है सर। आपको मैं दोनों पॉइंट के साथ एग्री करता हूं। जब भी इस तरह की मेजर गिरावट आए, एक्सपोजर को बढ़ाना चाहिए, मौका देख के, फाइनेंशियल लिवरेज को चेक करते हुए। बैंकिंग, सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी, कैपिटल गुड्स, ये कुछ एक सेक्टर्स आपने और नोटिस करवाए हैं जहां पर आप ग्रीन एरियाज देख सकते हैं, नॉट ग्रे एरियाज, ग्रीन एरियाज देख सकते हैं। आशीषा मेरे साथ जुड़ रही है, 4 मिनट बाद मार्केट खुल जाएगा। 9 इंपॉर्टेंट खबरें हैं, नवरत्न कहते हैं उसको हम। आशीषा आपको बता रही है। आशीषा बताइए प्लीज़। बिल्कुल, तो सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करेंगे जहां पर जेएलआर ने अपने सप्लाईज बंद किए हैं अमेरिका में टैरिफ वॉर के चलते। तो बड़ी खबर जैगुआर लैंड रोवर के लिए, जिसके चलते टाटा मोटर्स पर आज नेगेटिव एक्शन दिखेगा। इसके अलावा नाइका ऑपरेशनल अपडेट्स आए, चौथी तिमाही के रेवेन्यू ग्रोथ यहां पर कंपनी का लो टू मिड 20s में रहने की उम्मीद है चौथी तिमाही में सालाना आधार पर। वही ब्यूटी वर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्री से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। मस्काओ डॉक शुक्रवार के सत्र में फोकस में था, जहां पर कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। ऑफर फॉर सेल के द्वारा रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए ये ओएफएस आज खुला रहेगा। दूसरे दिन लगातार मस्काओ डॉक प्री ओपन में 11.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। गोदरेज कंज्यूमर, यहां पर भी ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं, जहां पर कंसोलिडेटेड ऑर्गेनिक लेवल पर देखें तो कंपनी हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट करेगी चौथी तिमाही में। वही मार्जिन्स की बात करें तो सीक्वेंशियल बेसिस पर स्टैग्नेंट या फ्लैट रहने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। जोमैटो की बात करें तो यहां पर बड़ा रेजिग्नेशन आया है, जहां पर रिंशुल चंद्रा जो सीओओ है फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी बिजनेस के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 10% प्री ओपन में जोमैटो नीचे कारोबार करता हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज कंपनी को वर्सोवा मुंबई में नया प्रोजेक्ट मिला है। करीब 1350 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। इंडसइंड बैंक ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं, जहां पर एडवांसेस में 5% की गिरावट दिखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इसके अलावा डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो म्यूटेड रहा है डिपॉजिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, हालांकि सालाना आधार पर करीब 7% का ग्रोथ है। ट्रेंड, यहाँ पर भी ऑपरेशनल अपडेट्स आए थे। चौथी तिमाही में करीब 28% का रेवेन्यू
रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि हाई बेस के चलते मोमेंटम थोड़ा सा स्लो होता हुआ नजर आएगा। लास्ट में बिग बोल्ड ब्रोकरेज पे हम आज बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स की। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग 700 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि मार्जिन्स मॉडरेट होते हुए नजर आ सकते हैं चौथी तिमाही में, और वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है जिसके चलते अपसाइड ज्यादा नहीं दिखेगा। तो इस ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते जुबिलेंट फूडवर्क पर भी अपनी नजर रखें। शुक्रिया आपका सारे के सारे नवरत्न शेयर्स और ब्रोकरेज इंपॉर्टेंट हमारे सामने रखने के लिए। लेकिन चलिए बाजार शुरुआत करता हुआ करने की तैयारी और एक और सेशन कमजोरी का, नए हफ्ते की शुरुआत और भारी गिरावट के साथ खुलने के पूरे संकेत मिलते हुए प्री ओपन में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1500 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही। 21,700 के आसपास खुलने की तैयारी करता हुआ 21,500 से 21,700 का एक दायरा होगा और उम्मीद यही करके चलते हैं कि 21,700 के लेवल्स को टिकाए रखे निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 2,100 अंकों की कमजोरी के साथ इस वक्त प्री ओपन में टिक्स है। मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट का रुझान दिखा। एक्सपर्ट्स की माने तो छोटी मझौली कंपनियों से इस वक्त दूर रहने की ही सलाह है, बेंचमार्क्स पर फोकस करना है। और साथ ही सेंसेक्स अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 3,000 अंकों की गिरावट के साथ खुलने की तैयारी। रुपए की अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत होती दिखी, 50 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया खुला है 85 रुपये और 24 पैसे के मुकाबले 85 रुपये और 74 पैसे पर। सोने चांदी में शुरुआती बढ़त पर कामकाज देखने को मिल रहा है। बुलियन मार्केट सेफ हेवन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस वक्त बुलियन मार्केट में भी वॉलेटाइल सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं। एशियाई बाजार से कमजोरी के संकेत मिले। विदेशी बाजार में यूएस मार्केट्स की अगर बात करें शुक्रवार को वहां पर भी कोहराम मचा। कच्चे तेल की चाल और करेंसी एक और सपोर्ट था, लेकिन आज 50 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया खुला है। कच्चे तेल में $64 के इर्द गिर्द ब्रेंट क्रूड में जो कामकाज देखने को मिल रहा है, इसका इंपैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, एविएशन प्लेस, पेंट कंपनी, सीमेंट कंपनियों पर किस तरह पड़ता है, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, नतीजों से ठीक पहले आईटी सेक्टर पर फोकस करना होगा और साथ साथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी, क्योंकि हम देख रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं। बाजार की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर बेहद कमजोर। इस वक्त निफ्टी 21,900 के लेवल्स पर शुरुआत करता हुआ चलिए 21,700 के ऊपर खुलने की कोशिश की और इस कोशिश में कामयाबी फिलहाल तो मिली है, लेकिन 900 से लेकर 1000 अंकों की कमजोरी निफ्टी में पाएंगे। 49,862 के लेवल्स पर करीब 1600 अंकों की बिकवाली बैंक निफ्टी में इस वक्त देखने को मिल रही है। गिरावट के साथ 3% पॉइंट वाइज देखेंगे, बड़ी गिरावट परसेंटेज वाइज 3 से 4% तक हर बेंचमार्क टूटते हुए। सेंसेक्स में भी करीब 2700 अंकों की गिरावट, 4% की गिरावट के साथ। ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नजर होनी चाहिए। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स, इस पर एक नजर जरूर करनी होगी। मजबूती यहां पर है जो कि एक बड़ी कंसर्न, इस पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में क्लियरली डिक्लाइंस का पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखें ट्रेंड, क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे आए, बावजूद इसके बाजार की कमजोरी का असर इस स्टॉक पर भी पड़ता हुआ। रेसिप्रोकल टैरिफ से टाटा मोटर्स को झटका लगा है। जैगुआर और लैंड रोवर से ने अमेरिका में कारों के शिपमेंट को रोका है और जिस तरह हम बता रहे थे कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई करीब 7-8 अंकों की बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट का हीट मैप अगर आप देखेंगे, आईटी सेक्टर भी हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव झेलते हुए। मेजर आईटी कंपनियां इन्फोसिस, टीसीएस नतीजों से ठीक पहले कमजोरी 8-9% की गिरावट जहां पर देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा करीब 8% की बिकवाली। तेल गैस शेयरों में भी गिरावट के साथ ही कामकाज। एविएशन तेल गैस शेयरों पर नजर जरूर होनी चाहिए कच्चे तेल की चाल के इंपैक्ट के तौर पर, लेकिन फिलहाल बाजार के सेंटिमेंट जितने खराब हैं, किसी भी तरह का पॉजिटिव इंपैक्ट भी किसी सेक्टर या स्क्रिप्ट पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। छोटी मझौली कंपनियों पर भी नजर होनी चाहिए बिकॉज ब्रॉडर मार्केट्स में ब्लड बाथ ज्यादा देखने को मिल रहा है बेंचमार्क्स के मुकाबले। अगर देखें बाजार के हीट मैप को स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे, क्लियरली सारे के सारे स्टॉक्स गिरावट झेलते हुए। भारतीय एयरटेल एकमात्र स्टॉक है यहाँ पर करीब 0.5% की इस वक्त मजबूती 1750 के लेवल्स पर देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट बाजार के बिल्कुल खराब। पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, सारे के सारे स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव। लॉन्ग्स बिल्डअप के कैंडिडेट्स अगर आप देखेंगे कहीं कुछ मजबूती का रुझान नहीं, लेकिन शॉर्ट बिल्डअप के कैंडिडेट अगर आप देखेंगे लगभग सारे के सारे स्टॉक्स में कह सकते हैं निफ्टी 50 की सारी कंपनियां बिकवाली झेलती हुई। बैंक निफ्टी की सारी कंपनियां बिकवाली झेलती हुई। इंडिया विक्स में 42% से ज्यादा की तेजी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा फियर है।
फियर इंडिकेटर कहा जाता है इंडिया विक्स को, और उसमें इतनी बड़ी तेजी, रिवर्स कामकाज होता है इसका, और 43 to 45% की तेजी इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। भारी गिरावट के साथ इस वक्त कामकाज, सेक्टर स्पेसिफिक हीट मैप्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक बार सेक्टर किस तरह के सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं, एनएससी इंडिसेस ट्रैकर किस तरह के सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं, कहीं भी कोई भी ग्रीन पैटर्न फिलहाल नहीं। स्मॉल कैप में गिरावट हम देख रहे हैं, मिड कैप में गिरावट हम देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स तो टूटने ही थे, लेकिन बेंचमार्क्स में भी बड़ी गिरावट। सेक्टर वॉच अगर आप देखेंगे, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक, सीपीएससी, ऑटो, आईटी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, मेटल्स, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, कोई भी सेक्टर नहीं छूटा। और फार्मा सेक्टर डिफेंसिव के तौर पर इस पर बातचीत होती थी। रेसिप्रोकल टैरिफ के ठीक बाद फार्मा सेक्टर ने कमान संभाली, और उसके ठीक बाद जिस तरह के स्टांस निकल कर आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, फार्मा सेक्टर वही सेक्टर था जो कि भारी गिरावट झेल रहा था। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे निफ्टी फार्मा के हीट मैप को, छोटी मझौली कंपनियां, फार्मा की बड़ी दिग्गज कंपनियां, सारी की सारी स्टॉक्स में करीब 4 से लेकर 8% की गिरावट। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, क्वार्टरली अपडेट्स ठीक ठाक आ रहे हैं। हालांकि इंडसइंड बैंक के अपडेट्स खराब रहे, लेकिन तमाम बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनियों में भी बिकवाली। आईटी सेक्टर नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं सारी की सारी कंपनियों में गिरावट का रुझान। तो एक और सेशन बिकवाली शुरुआत इस वक्त भारतीय बाजार में देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा नजर जो है इंडिया विक्स के परफॉर्मेंस पर ही जा रही है। अब देखिए 54% तक की तेजी यहां पर। आगे बात करनी होगी कि इस तरह के सिनेरियो में बाजार में रणनीति क्या बनानी चाहिए, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए भारतीय बाजार। देखते देखते इंडिया विक्स करीब 50% ऊपर है। मेरे को तो याद भी नहीं है, याद क्या, मैंने तो कभी देखा भी नहीं होगा, जितनी मेरी मेमोरी है अभी तक की, मैंने 50% इंडिया विक्स को कभी बढ़ते हुए देखा है। शिवांगी, आपने कभी देखा है इंडिया विक्स को 50% बढ़ते हुए आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर, जितना भी आपने आज तक काम किया है मार्केट्स में? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि काफी एक स्पाइक हो रखा है जरूर इंडिया विक्स में, और ये एक क्लियरली कंसर्न है कि थोड़े और लाइट हम रहे यहाँ पे मार्केट्स में। बट रिमार्केबली अगर हम लास्ट वीक देखें तो सीबीओई विक्स में ये इतनी शार्प अपटिक हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट लास्ट वीक जो है हमने देखा कि करीबन 50% से ऊपर था सीबीओई विक्स। आज हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 89-90% यहाँ पे हमने देखा है। पिछले 6 सेशंस में राइज हुआ है इंडिया विक्स, सीबीओई विक्स में, बेग योर पार्डन। तो यहाँ पे ये सीबीओई विक्स जो 45 के ऊपर चला गया है, और हमारे जो इंडिया विक्स है वो भी अब 21 के ऊपर हवर कर रहा है। तो ये एक पूरे क्लियर कंसर्न्स है कि ग्लोबल टेंशन जो है वो फिलहाल रहेंगे मार्केट में, और जब तक ये कूल ऑफ नहीं होता है हमें थोड़ी बहुत वेट एंड वॉच करनी चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए वेट करनी चाहिए। ऑफ कोर्स बॉटम फिशिंग के लिए जल्दबाजी ना करे और मार्केट्स में अपना पोजीशंस जो है वो फंसाए ना। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर हाउएवर जो है वो ध्यान रखें मार्केट्स में कि हमेशा यहाँ पे एक रिकवरी आ जाती है, तो अपने स्टेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए मौके ढूंढें। ठीक है, जब तक फिक्स चलेगा तब तक बाजार नहीं चलेगा, इसलिए एक रिकवरी का एक अटेम्प्ट होने वाला शुरू था, लेकिन वो फेल हो गया। अभी भी 1000 पॉइंट आपको निफ्टी के अंदर दिख रहे होंगे, और बैंक निफ्टी तो करीब 1550 पॉइंट नीचे आके ट्रेड कर रहा है। बड़े शेयर्स दिखाइए जरा, टाटा मोटर्स दिखाइए, ट्रेंड दिखाइए आप जरा, BDL, टाटा स्टील, ये सब के सब शेयर्स के अंदर आज तेज़ गिरावट है। आपको मैं एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाऊंगा, आपको सुन के भी थोड़ी हैरानी हो सकती है। इस तरह के मार्केट में गोदरेज सीपी को दिखा सकते हैं आप? गोदरेज सीपी जरा दिखाना जल्दी स्क्रीन पर। गोदरेज सीपी कंज्यूमर प्रोडक्ट के नाम से है, हर निशान में है, 1 रुपया ऊपर है ये। 1000 पॉइंट निफ्टी जाने पर, 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी जाने पर गोदरेज कंज्यूमर्स हरे निशान में है। एक और शेयर्स का नाम दिखाता हूँ, सीमेंस दिखाओ, भारती एयरटेल दिखाओ। तो ये ऐसा नहीं है कि इस तरह बाजार के अंदर सीमेंस दिखाना और भारती एयरटेल भी दिखाना, तो ये आपको हरे निशान में दिखेंगे। गौरांग भाई, भारती एयरटेल पे आपका टेक क्या है? पहले डुओपोली हुआ करता था, अब मेरे को लग रहा है ये तो एक तरफा वाला बिजनेस है आजकल तो भारती एयरटेल का। सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। क्षमा चाहता हूँ डीपी भाई। जियो भी प्रतिस्पर्धा में, और वोडाफोन को मेरे ख्याल से 5G में नक्शे कदम रखने की तैयारी हो रही है। कुछ ट्रायल चल रहे हैं कुछ शेयरों में,
लेकिन अगर आप बुनियादी दर की बात करें तो मैं वही बता रहा था डीपी भाई। देखिए, यह बाजार ऐसा है कि आपको सबसे प्राथमिकता तो पहले आपको दिग्गजों को देनी चाहिए, जहां पर नतीजों के आधार पर, कामकाज के आधार पर शायद छोटे मझौले या फिर माइक्रो कैप से पहले रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो करीबन 1850-1900 के पार के लक्ष्यांक है अनुमानित भारतीय एयरटेल पर बुनियादी दर के आधार पर उपभोग। और ये भी एक ऐसा क्षेत्र है डीपी जो मेरे ख्याल से ये ट्रम्प की टैरिफ की तलवार से परे है। ये भी अच्छा क्षेत्र है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि इस वित्तीय वर्ष, इस कैलेंडर वर्ष में दिसंबर 2025 तक टैरिफ में हमने जैसे पिछले साल एक बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी, वैसी बढ़ोतरी शायद इस साल भी आती हुई दिखाई देगी आपको। है और इस बीच हम लगातार कुछ शेयर्स को और भी देख पा रहे हैं और जहाँ पे कुछ रिकवरी आ रही है। मैंने आपको ये 2-3 शेयर इसलिए जानबूझ के स्क्रीन पे दिखाए ताकि आप अपनी थोड़ा फिगर आउट करने लग जाओ पोजीशंस को कि कहाँ पे कैसे पोजीशंस हैं। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी दिखाना, हाँ, इन बिटवीन एडवांस डिक्लाइन की रेशो वो भी दिखाइएगा एक बार। आज जो सबसे ज़्यादा टूटने वाले शेयरों में से उसमें से एक ट्रेंड है, 15% नीचे आ चुका है। पहले इस पर 10% का सर्किट था, अब 5% का सर्किट ओपन हुआ है तो 15 होगा। ट्रेंड का शेयर भी फायर करना। और इसके अलावा जो शेयर मेरे को आज थोड़ा ज़्यादा ही टूटा हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है REC 7.5% है। इसका तो कोई टैरिफ से लेना देना नहीं है। एक बार कुणाल पर और आप REC चेक करोगे। वेल डेफिनेटली डिब्बी जी, इसका टैरिफ के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट के साथ डेफिनेटली लेना देना है। ओवरऑल सेंटिमेंट जो नेगेटिव हुआ है, मार्केट जो नेगेटिव हुआ है, बस उसी की वजह से ये स्टॉक आज 7.5% नीचे है, 373 के अराउंड है। एंड रिसेंट का जो लो है 350 वो भी टच कर सकता है, जिस हिसाब से स्टॉक ने फ्राइडे का क्लोजिंग दिया था और अभी ओपनिंग दे रहा है। और अगर 350 अगर होल्ड करता है तो फिर यहाँ से बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। सो फिलहाल कोई नई पोजीशन बना के चलने की सलाह तो नहीं है, लेकिन हाँ 350 आता है तो आप वहां पे खरीदारी करके चल सकते हो। और डिम्पी जी, अगर सेंटिमेंट ओवरऑल लेवल पे खराब है तो कितना भी अच्छा फंडामेंटली अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, वो गिरता ही गिरता है। लेकिन हाँ, उसमें एक बात बहुत ही बढ़िया है कि अगर मार्केट रुक जाता है, अगर मार्केट संभल जाता है, तो वही स्टॉक है जो आपको अच्छी खासी रैली भी देता है। सो जस्ट नॉर्मल साइकोलॉजी, अगर 350 आता है तो वहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। इस बीच अब देखेंगे अभी भी करीब 850 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी खड़ा हुआ है। थोड़ी रिकवरी ज़रूर हुई है निचले स्तरों से। मैं आपको ज़रा बॉटम भी एक बार निफ्टी का बताया तो निफ्टी का आज का लो लगा है 21,743, यानी कि 21,800 रफ में पकड़ लो आप। ठीक है, अभी हम 22,000 के ऊपर आके काम कर रहे हैं, तो करीब 200 से 225 पॉइंट की रिकवरी है। आज अगर आप हमको गौर से सुन रहे होगे तो हमने यही बात आपके सामने रखी थी कि आज का फॉल कहीं भी 22,000 के आसपास आके रुकेगा। 200 पॉइंट एरियर का छोड़ दो आप, 21,800 पक्के वाला सपोर्ट समझो। एग्जैक्टली अभी तक तो मार्केट उसी को सपोर्ट बना के 22,000 के आसपास रुक रहा है। क्या रुक जाएगा और गिरावट नहीं आएगी, ये तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। हम रेगुलरली यहाँ पे चेक कर रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा समय दो आप। हो सकता है समय से ही सारे घाव भर जाएं, और अब अमूमन उसी से ही घाव भरते भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गुरांग भाई, एक छोटा सा पॉइंट आपसे भी है। गुरांग होंगे ना हमारे साथ? यस हैं। सर, आईटी कंपनीज को अपनी प्रेफरेंशियल लिस्ट में सबसे आगे रखें, क्योंकि ये पहले भी नहीं चले थे, अभी यूएस की वजह से भी और टूट रहे हैं। मार्केट में यह है कि अगर स्लो डाउन मंदी आती है तो शायद हो सकता है इंडियन आईटी कंपनी का बजट जो उनको यूएस से मिलता है वो थोड़ा कम हो जाए। ये सोचना कितना ठीक है सर? देखिए डिम्पी भाई, अनिवार्य सोच है ये, इसमें कोई मैं भेदभाव नहीं करूंगा, और मैं भी इस मत से सहमत हूं कि अगर प्रश्न है और शब्द है अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आई, वहां पर धीमापन आया, और ये पहली बार ये नहीं है, मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा हो चुका है। लोगों को डर था, आज से मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले की बात है, अमेरिका मंदी की चपेट में आएगा, धीमापन आएगा, बजटरी कट्स होगा। 3-4 साल पहले भी ऐसी बातें आई थी, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था वहां तक पहुंची नहीं, मंदी की चपेट में आई नहीं, ना ही तो आपने बहुत ही खराब तरीके से
धीमापन देखा। अगर इस बारी जो ट्रंप साहब ने किया है उसके चलते अमेरिका में जो गुंजाइश है और जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं टिप्पणियां कर रही हैं पिछले 2-3 दिनों से कि 40% संभावना है, 60% संभावना है अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमापन हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ छोटी से मध्यम अवधि के लिए जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होते हैं, जो बजटरी अलोकेशंस होते हैं, जो आईटी कंपनियों के ऊपर खर्चा करती है कंपनी अपने आईटी एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित करने के लिए, वहां पर थोड़ा धीमापन आ सकता है और उसके कारण संभावना है कि आईटी क्षेत्र के नतीजे थोड़े बहुत कमजोर आ सकते हैं। ये संभावना की बात कर रहा हूं क्योंकि हमें अभी तक ये प्रमाण पत्र नहीं मिला है कि अमेरिका वास्तविकता में मंदी की चपेट में आएगा या धीमापन आएगा। अगर ऐसा होता है तो शायद छोटी मध्यम अवधि के लिए आईटी क्षेत्र पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन मैं फिर से मेरी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए वही टिप्पणी करूंगा कि अगर आईटी क्षेत्र में इस कारण को लेकर के नतीजे खराब आते हैं या फिर मैनेजमेंट तरफ से टिप्पणियां कमजोर हुई तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी का बहुत ही सुनहरा समय होगा, बशर्ते कि आपके पास लंबी अवधि का नजरिया। ठीक है, ये पॉइंट टेकन है सर आपका। और वैसे मैं आपको बता दूं, आज मैं अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेटिव शीट्स को चेक कर रहा था। कुणाल परार और शिवांगी आप बहुत अच्छे से उसको नोटिस भी कर रहे होंगे। आज भले शेयर्स में फॉल दिख रहा हो परसेंटेज में आपको 7 से 10%, 15% तक का, बट बिल्डअप बहुत स्ट्रांग नहीं है। यानी जो फॉल है ये सिर्फ गैप डाउन के बाद है, उसके बाद ये नोटिस नहीं हो रहा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सबकी ना फ्यूचर वाली प्लेट फायर करना, किसी का भी ऐसे वक्त फायर करना जैसे भी आपने फायर कर रखा है। मैं 2-4 नाम लेके आपको बताता हूँ। आप एक सेल नाम की कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाँ 7.5% टूटी है। उसका ओपन इंटरेस्ट चेक करोगे ना तो 0.5% भी नहीं बनता। इसका मतलब ये जो फॉल है बहुत सीवियर नहीं है। इसमें छोटी सी गुड न्यूज़ डाल दोगे तो बढ़ जाएगा। आप सामने देखो, 13 करोड़ और 32,000, 1 लाख भी नहीं है। 1.3 बनता है 1%। 13 करोड़ का 1 करोड़ 3 लाख 1% बनता है। ठीक है जी, 1 लाख भी नहीं है, 20,000, 32,000। एक और दिखाओ ऐसे ही, नेशनल एल्यूमिनियम, नालको दिखाना, ठीक है, एक और दिखाना, ऐसे मैं आपको बताता हूँ। जिंदल स्टील दिखाना आप, ठीक, ऐसे एक और भी दिखाओ आप। परसिस्टेंट दिखाना, एक आईटी की कंपनीज। आप देख रहे हो कि सबका जो ओपन इंटरेस्ट है करोड़ में है, बट जो चेंज में है ना वो कईयों का तो हजारों में आके रुक रहा है और कईयों का तो बहुत छोटा, 1 लाख भी नहीं बन रहा है, 1.25 लाख भी नहीं बन रहा कायदे से। आप ये देखो, अब ये देखो, ये 32 लाख है, उसका सिर्फ 4,000 है। 1% पे आके रुक रही है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अनवाइंडिंग का प्रेशर तो दिखा रही हैं, आपने ऊपर देखा होगा, बट कुछ ज़्यादा सीवियरिटी मेरे को ऐसा नहीं दिख रही है अभी तक तो। और जैसे हमने कहा कि 22,000 का एक बॉटम बनाने की कोशिश होगी, एग्जैक्टली वही हो रही है। शिवांगी, अटेम्प्ट लेना शुरू करें या फिर रुकें? बिल्कुल आज का दिन रुकना ही है। जी डिम्पी, अगर हम ट्रेड सेटअप की बात करें, ऑफ कोर्स गैप डाउन ओपनिंग के बाद कुछ क्षेत्र के स्टॉक्स में काफी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। सुबह हमने टाटा कंज्यूमर का जिक्र किया था, वही मेरे रडार पे अभी भी है। कंजम्पशन स्पेस एक सेफ हैवन बनते हुए दिखेगा। टाटा कंज्यूमर में हमने देखा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है ओपनिंग लेवल से। तो यहाँ पे इन लेवल्स को हमें ध्यान रखना चाहिए बाइंग के लिए। और ऑफ कोर्स थोड़े बहुत मार्केट में स्टेबिलिटी आते ही बाकी जो स्टॉक्स है, सेक्टर्स है, उनमें भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। टिल द टाइम निफ्टी जो है 22,000 के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आता है, तो यहाँ पे कोई हम इन ऐसे सेक्टर्स को ढूंढ सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा बहुत इंडिया विक कूल ऑफ हो, निफ्टी में स्टेबिलिटी आए, फिर हम जो है सेक्टर्स स्पेसिफिक एक्शन और बाइंग की तरफ नजर दें। बिल्कुल, स्टेबिलिटी का इंतजार तो करना ही होगा और इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर के कूल ऑफ होने का भी इंतजार करना होगा। सेक्टर स्पेसिफिक लगभग सारे के सारे सेक्टर्स में कमजोरी है, लेकिन बिगेस्ट सेक्टोरल लूजर जो है वो है निफ्टी का मेटल इंडेक्स। टाटा स्टील देखे लोअर सर्किट पर 10% की गिरावट। हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, सेल, नाल्को, जिंदाल स्टील ऑलमोस्ट 7 से लेकर 8% तक की बिकवाली का दबाव मेटल पैक के सारे लार्जर प्लेयर्स में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट
मार्केट्स के साथ साथ बेंचमार्क्स में भी गिरावट है और 52 हफ्ते के निचले स्तरों पर जो कैंडिडेट्स हैं निफ्टी के, हिंडाल्को, इन्फोसिस, एलएनटी, ओएनजीसी, बजाज ऑटो, टीसीएस, रिलायंस जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स जो है इस वक्त 52 वीक लो पर ट्रेड करते हुए कमजोरी जो है वो और ज़्यादा गहराती हुई। और कंसर्न ये है कि छोटी मझौली कंपनियां तो ठीक है, लेकिन बेंचमार्क से जुड़ी हुई कंपनियां जो हैं वो भी किसी भी खबर पर भी रिएक्ट नहीं कर रही है पॉजिटिवली, कमजोरी ही देखने को मिल रही है। रिलायंस, टीसीएस जैसे प्लेयर्स का गिरना, एलएनटी, ओएनजीसी, हिंडाल्को, इन्फोसिस, ये सारे के सारे स्टॉक्स। और सबसे बड़ी बात, क्वार्टरली अपडेट्स के ठीक साथ साथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में कुछ मूवमेंट होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट इतने खराब कि बैंक्स फाइनेंशियल्स में भी कमजोरी ही देखने को मिल रही है। कुणाल, गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू। इनफैक्ट बैंक्स फाइनेंशियल्स पर ही आपका एक टेक जरूर जानना चाहूंगी। गिरावट तो है ही और लार्जर बैंक्स ही नहीं, स्मॉलर बैंक्स में भी बिकवाली का दबाव है। ऐसे में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनके लिए किस तरह की एडवाइस देंगे आप? एडवाइस की बात करूं तो नो डाउट आज आप देखिए पीएसयू बैंक 5% 2.5% नीचे, उसमें जितने भी ओवरऑल बैंक है वो भी 6 से 7% नीचे। प्राइवेट बैंक भी अच्छे खासे गिरावट के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक ही सलाह रहेगी कि ये जो अभी एक सीवियर करेक्शन हमें एक्चुअली बैंक में देखने को मिला है, ओवरऑल फाइनेंशियल इंडेक्स में देखने को मिला है, मेरी सलाह उनको यही है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और अगर रिसेंटली अगर आपने पोजीशन बना के रखी है, प्लीज होल्ड करके चलिए, क्योंकि वर्टिकल करेक्शन जो होता है उसका जो सेल्फ लाइफ होता है उतना ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ से बाउंस बैक में आपको अच्छे खासे प्राइस ऊपर के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि आप देखिए कि जो भी बैड इन्वेस्टर होता है वो ऐसे मार्केट में बेच के निकल जाते हैं। गुड इन्वेस्टर जो होता है वो कुछ नर्वस हो जाते हैं लेकिन होल्ड करके चलता है। ग्रेट इन्वेस्टर जो होते हैं वो उनको डर ही नहीं लगता, वो एक्चुअली इस मार्केट में एक्यूमुलेट करता है। सो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा इन्वेस्टर बन के चलने की सलाह है और अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। को बिल्कुल विटनेस कीजिए, इस वक्त बाजार में कोई नई पोजीशन या कोई नई रणनीति नहीं बनानी है, लेकिन अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को एक बार देखें, जांचें, परखें, समझें और उसमें जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, बिल्कुल इस वक्त आपको वहां पर भी बिकवाली नजर आएगी, लेकिन उन स्क्रिप्ट्स को, उन स्टॉक्स को बिल्कुल बनाकर रखें, वहां पर पोजिशंस को बिल्कुल इंटैक्ट रखें। नई पोजिशन का फिलहाल कोई इरादा नहीं बनाना चाहिए इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हुए। बेंचमार्क्स में निफ्टी में 800 अंकों की गिरावट है, बैंक निफ्टी में करीब 1500 अंकों की गिरावट है। सबसे बड़ी गिरावट सेंसेक्स में इस वक्त करीब 2500 अंकों की बिकवाली देखने को मिल रही है और सेक्टर्स में जहां हम देख रहे हैं लगभग सारे सेक्टर्स में गिरावट है। ऐसे में फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक पर शिवांगी, हेलो, गुड मॉर्निंग, आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक पर भरोसा काफी था, डिफेंसिव के तौर पर हमने देखा कोविड से लेकर अब तक ये सेक्टर ऐसा सेक्टर था जिसमें निवेश के लिए, पोर्टफोलियो गठन के लिए काफी हद तक स्ट्रैटेजी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बनाई। ताज़ा जो डेवलपमेंट्स हुए उसके ठीक बाद फार्मा सेक्टर का मूड या सेहत जो है खराब हुई है। अब एग्जिस्टिंग पोजीशन तो होगी ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स की, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक पर जिनकी पोजीशंस बनी हुई है उनको किस तरह से इस वक्त स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए अपने पोर्टफोलियोज को? जी बिल्कुल, फार्मा या डायग्नोस्टिक स्पेस में अगर हम कोई स्टॉक्स को देखें जो काफी रेजिलेंट है, मेरे रडार पे है अपोलो हॉस्पिटल। ये स्टॉक जो है पिछले लगातार 10 दिनों से 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर हवर करते हुए नजर आया है, कंसोलिडेटिव मूड में है और आज के हमने देखा है कि नेगेटिव ओपनिंग में इसमें ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो ये एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स है और मार्केट्स में स्टेबिलिटी आने से इनमें एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो लेवल है 6950 तक के लिए हम अपोलो हॉस्पिटल को नजर पे रख सकते हैं। 6600 के एक क्लोज सपोर्ट को मैं यहाँ पे मेंटेन करना चाहूंगी। चलिए, एक टेक फार्मा स्पेस पर हमें मिलता हुआ। गौरांग सर, वैसे तो मार्केट में करंट स्थिति जो है, सिनेरियो जो है, उसे देखते हुए नई पोजीशंस या किसी भी तरह के नए स्ट्रैटेजी से दूर रहना है, लेकिन
उन सेक्टर्स पर जिक्र या बातचीत ज़रूर की जा सकती है जो कि आज नहीं तो कल आने वाले दिनों में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट ज़रूर करेंगे। ऐसा ही एक सेक्टर पावर सेक्टर, मार्च के महीने में अगर देखें पावर डिमांड बढ़ी है ऑलमोस्ट 6 से 7% की। अनुमान यही लगाया जा रहा है, गर्मियों की सीज़न शुरू हो चुके हैं, हीट वेव, गर्मियों का बढ़ना और लगातार साल दर साल जिस तरह से एटमॉस्फेयर में मूवमेंट्स हमने देखे हैं, हर साल हम यही कहते हैं कि गर्मियां पिछले साल से ज़्यादा बढ़ी है। अब आने वाले दिनों में भी अगर आप देखें पावर डिमांड पीक पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से। पावर सेक्टर पर किस तरह के आउटलुक आने वाले 2 से 3 महीनों में इस सीजन के दरमियान नजर आ सकते हैं आपके हिसाब से? मानसी, ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जो टैरिफ तलवार से परे है और वास्तविकता ये है कि मार्च के महीने से ही जो गर्मी का पारा था वो 38 और 40 के आसपास पहुंच गया था। अब धीरे धीरे करके अप्रैल के महीने में और मई के महीने में जहां पर गर्मी का प्रकोप बहुत ही भयंकर होगा, खास करके उत्तर भारत में जो राज्य हैं अहमदाबाद, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार वगैरह वगैरह जो भी राज्य है, अक्सर गर्मियों के समय पर वहां पर गर्मी की मार बहुत ज्यादा होती है और जिस प्रकार से पर्यावरण में हामी पहुंचा रहे हैं हम सब, ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारण है जिसके कारण गर्मी का पारा और भी ऊपर जा सकता है। ऊर्जा की मांग बढ़ने लगी है अभी से ही, अप्रैल में अंत तक और मई के अंत तक शायद ये मांग और भी तीव्रता से ऊपर जाएगी। इसलिए केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को दरखास्त करी है कि वो अपनी जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो 100% प्लांट लोड फैक्टर पर ले जाए और तीव्र गति से नए ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। सोलार, विंड, जहां पर आपको ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, बहुत ही आसानी से और बहुत जल्द ऊर्जा उत्पादन की क्षमता लग जाती है, वहां पर भी ध्यान दिया जा रहा है। टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सीएससी, टोरेंट पावर, ये खास करके जो ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं वहां पर खरीदारी की राय है। पावर ग्रिड जो कि ऊर्जा वितरीकरण करती है और एक कंपनी जो कि ऊर्जा उपकरण, आधुनिक ऊर्जा उपकरण बनाती है, वो है केईसी इंटरनेशनल। तो इन सब कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय रही है और मैं मानता हूं कि ये क्षेत्र, जैसे मैंने बताया, वो जो टैरिफ की जो परिस्थिति और खबरें उससे थोड़ा परे है। पॉइंट टेकन है सर आपका भी। और इस बीच में आपको ना जब इस सभी सेक्टर्स का एक बार जरा प्रीव्यू दिखाता हूँ, एक बार जरा निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी सभी एक बार जरा चार्ट्स पे दिखाना है इंट्राडे में, थोड़ा आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि हम खुले कहाँ पे थे और उसके बाद की परफॉर्मेंस क्या है। निफ्टी आईटी ने अपना बॉटम बना के थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, बट अभी भी 5.5% नीचे है। निफ्टी ऑटो भी 5.5% है, कुछ खास रिकवर नहीं हुआ ये। ऐसे एफएमसीजी भी दिखाना, एफएमसीजी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। फार्मा, एफएमसीजी सब दिखाते जाओ, फटाफट से फायर करा करो प्रोड्यूसर साहब आप। एफएमसीजी देखो आप सबसे ज़्यादा रिकवर करने वालों में से होगा, करीब 1.5% के आसपास है निफ्टी एफएमसीजी। इसी तरह से आपने आईटी, ऑटो, एफएमसीजी दिखा दिया। अब दिखाइए जरा कैपिटल गुड्स दिखाइए इसके अंदर, कैपिटल गुड्स और दिखा दीजिए, कैपिटल गुड्स। ऑटो भी दिखा दिया आपने, ठीक है, डन। तो ये बीएससी का कैपिटल गुड्स आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 3% की रिकवरी है। कहने ये सब दिखाने का पीछे का पर्पस सिर्फ यही है कि आप ये देख पाएँ कि आज किस सेक्टर ने कहाँ पे बॉटम बनाया हुआ है और उसमें किस हद तक की रिकवरी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। फार्मा एक और दिखा दो, एक फार्मा छूट गया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना। निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी फार्मा और दिखाना, फार्मा इंडेक्स, ठीक है, 2% तक की गिरावट सिर्फ बाकी रहेगी इंडेक्स में, इंडेक्स की बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ देखे। श्रीधर शिवराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब इनाम होल्डिंग्स के। श्रीधर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज आप स्टूडियोज़ में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल्ली से आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली अगर मुंबई में होता तो आपसे हाथ भी मिलाता और आपसे अच्छे से बात भी करता और एक साथ कॉफ़ी भी पीते पक्का, बट अनफॉर्चुनेटली किस दिन और सही। श्रीधर,
मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? आप फोटोग्राफी का काफ़ी शौक रखते हैं, आप जो फोटो खींचेंगे इस मार्केट्स की, ये एक बुरी फोटो होगी या एक अच्छी फोटो खींचने जा रही है? अगर मैं आगे का देखूं तो मुझे लगेगा कि यहाँ से अच्छा ही होना चाहिए। मार्केट में उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं, और ये उसका ही एक दृश्य है कि वन वे मार्केट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। ये इंटरनेशनल पहलू है जहाँ पे टैरिफ्स रिलेटेड काफ़ी इश्यूज आ रही हैं, और ग्लोबली सारे मार्केट इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। ये आज नहीं तो कल होना था। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसा ही देखूंगा कि ये आगे अच्छे दिन आने के ये एक बेस बना रही है, पर काफ़ी फ्रॉथ थी मार्केट में, हमारे मार्केट में, दूसरे मार्केट्स में, तो वो सब निकल रही है एज वी स्पीक। श्रीधर सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। सर, हमने कोविड का फेज देखा है, हमने मंदी का फेज देखा है 2008-2009 वाली, और फिर ये टैरिफ वाला टेरर देख रहे हैं। हालांकि एक थियरी चलती है बाजार में कि नहीं, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त टाइमिंग इंपॉर्टेंट है? अगर किसी को वैल्यू बाइंग करनी है तो आपके हिसाब से वो समय अभी ठीक है, या फिर अभी एक बार चीजें थोड़े स्थिर हो जाने दे, थोड़ा माहौल शांत हो जाने दे, उसके बाद एक एक करके डिसीजन लेना चाहिए? तो पहले तो ये है कि ये टैरिफ्स का जो होल सिनारियो है ये समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये सेल्फ गोल है यूएस का और इनसे उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पर पहले हमें समझना होगा कि ये टैरिफ्स इन्होंने अनाउंस क्यों किए हैं। आपको पहला तो ये है कि यूएस का जो डेट सिचुएशन है आज 38 ट्रिलियन है, और हर साल वो 2 से 3 ट्रिलियन ऐड कर रहे हैं। 150% है उनका जो डेट टू जीडीपी। तो ये एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन आ गई थी उनका। और दूसरा है कि अगर यूएस का एवरेज टैरिफ्स देखें जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं यूएस, वो अबाउट 2.5% था बिफोर ट्रंप अनाउंस्ड हिज न्यू टैरिफ्स। तो एक्चुअली बहुत लो टैरिफ्स थी, जबकि दूसरी कंट्रियाँ यूएस की एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी भारी टैरिफ्स लगाते थे। तो ये एक वन साइडेड ट्रेड अरेंजमेंट हो गया था, जहाँ यूएस को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो आप चाइना का ही एक एग्जांपल ले लें कि चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ अराउंड 400 से 500 बिलियन का है, और अगर मैं उसमें मेक्सिको और वियतनाम भी ऐड कर दूं, जो लोगों को लगता है कि चाइना का ही माल वहाँ से घूम के जाता है, तो आप $300 बिलियन और ऐड कर सकते हैं उसमें। तो यू आर टॉकिंग ऑफ ऑलमोस्ट 700-800 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट वो करते हैं। और यूएस का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, लेकिन चाइना ने सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बैन करके रखा हुआ है। तो ना फेसबुक, ना गूगल, ना अमेजॉन, कोई भी चाइना में ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो आई थिंक ये वन साइडेड हो गया था टोटल, जो यूएस बहुत सालों से ये चल रहा था, और अब वो इस सिचुएशन पे आ गए थे कि उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। सेम इज़ विथ इंडिया। अगर आप इंडिया का टैरिफ्स भी देखें, हमने भी उनके ऑटोमोबाइल्स और उनके लिकर्स पे 100% या 70% टैरिफ्स लगा के रखे हुए हैं। जो अगर आप उदय कोटक जी की भी बात सुने, वो उन्होंने भी बोला है कि हम बहुत प्रोटेक्शनिस्ट हो गए हैं एज एन इकोनॉमी, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक 91 मोमेंट हो सकता है, जहाँ पर बाहर की एक फोर्स के कारण हमें एक रिफॉर्म करना होगा, विच इज़ कि हमें खुद की टैरिफ्स के ऊपर वापस एक चिंतन करना होगा कि इतने टैरिफ्स लेके, इतना प्रोटेक्शन लेके हम किसको बचा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से, और बाकी जो भी एक्सपर्ट्स इसके बारे में जो टिप्पणी करते हैं, उनके हिसाब से इंडिया जो है टैरिफ्स काफ़ी रिड्यूस करेंगी। ग्लोबली भी काफ़ी कंट्रियों ने टैरिफ्स जो है ज़ीरो कर दिया है। वियतनाम ने कर दिया है, ताइवान ने कर दिया, इजराइल ने कर दिया, और भी 50 कंट्री हैं। जो ट्रेजरी सेक्रेटरी के आप इंटरव्यू देखें, उन्होंने बोला कि 50 कंट्रियों ने ऑलरेडी टैरिफ्स जो है रिड्यूस करने का उन्होंने ऑलरेडी प्रपोजल भेज दिया है। इससे जो है ट्रेड बढ़ सकता है ग्लोबली। एक बार ये डस्ट सेटल हो जाए तो ट्रेड बढ़ सकता है। चाइना का क्वेश्चन मार्क रहेगा कि चाइना कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ्स अनाउंस किए हैं। तो ये जो सिचुएशन है अगले 1-1.5 महीने में ही रिजॉल्व होगा। मार्केट इस दौरान काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है। तो
निवेशक अभी खरीदना चाहें या मैं तो बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से तो जो मार्केट अंडरस्टैंड नहीं करते अच्छे से उनके लिए म्यूचुअल फंड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। SIP जो है वो ऑप्शन में आपको ऊपर और नीचे के दोनों के NAVs मिलते हैं, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। जो मार्केट्स अच्छी तरह समझते हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, पर ऐसा नहीं है कि ये V शेप रिकवरी होगा, इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। सो टैरिफ की थ्योरी को हर तरह से समझना बेहद ज़रूरी है। श्रीधर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और फोटोग्राफी का शौक आप रखते हैं तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन फोटोग्राफर्स जो हैं अलग अलग लेंस से फोटोग्राफी करते हैं और इसी का प्रमाण इस वक्त आपने दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर वन साइड व्यू सभी कह रहे थे कि बहुत ही टफ डिसीजन लिया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। नाउ व्हाट यू सेज, वन साइड लॉस फॉर US, सो उन्हें भी इस तरह के एक डिसीजन लेना ही था। इट्स अ डिफरेंट लेंस इन इटसेल्फ। भारतीय बाजार में वी हियर यू व्हेन यू से कि म्यूचुअल फंड्स SIP पर फोकस करना है, लेकिन पिछले दिनों जो करेक्शन हुआ है ना श्रीधर, मार्केट पार्टिसिपेंट्स सहम गए हैं। अगर उनके पास कैपिटल है तब भी मार्केट में एंटर करना है या नहीं। सो ऐसे में लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप कहाँ पर नज़र होनी चाहिए? क्योंकि मिड कैप पर कुछ हद तक मन जाता ज़रूर है, लेकिन ब्लड बाथ भी मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा होता है। एंड 2025 हैज़ बीन अ टफ ईयर। यहाँ से आगे भी इसी तरह की सिचुएशन होगी? एक तो ये है कि हम यूज्ड टू हो गए हैं कि हर साल हमें इक्विटी में पॉजिटिव ही रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि पिछले 7-8 साल में जैसे रिटर्न्स आए हैं तो एक सॉर्ट ऑफ ये हो गया कि हाँ, इक्विटी में आप पैसा डालेंगे तो रिटर्न आएगा। जैसे मैं अभी रिसेंटली बता रहा था किसी को कि मैं 94 में मार्केट में आया था और 94 से 99 मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए 5 साल। उसके बाद एक टेक बूम बस्ट आया, फिर मार्केट करेक्ट हुआ, फिर 2003, सो 99 से 2003 मार्केट कहीं नहीं गया। तो मार्केट्स में फेजेस आते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम बेयर फेज में जा रहे हैं, मैं खाली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर साल पॉजिटिव रिटर्न्स आने ये मार्केट में कहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो 25 हम पहले से बोल रहे हैं कि ये 25 जो है एक टफ ईयर है, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं 25 में। अर्निंग्स भी हमारी जो हैं थोड़ी वीक चल रही हैं, एंड हमें हमारी इंटरनल जो असेसमेंट है FY 26 की, जो अभी मार्केट की कंसेंसस अर्निंग करीब 14-15% है, वो भी शायद डाउनग्रेड होके 8-9% के आसपास आने के चांसेस हैं। तो ये एक टफ फेज़ है। सो 25 में हो सकता है कि हम नेगेटिव रिटर्न्स ही पाएँ, बट ये एक बेस बना सकता है आपको जो 26 एंड 27 के लिए। एंड एसेट एलोकेशन जो दूसरी मैं हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि सारे जो एग्स आप एक बास्केट में नहीं डालते हैं, तो आपको एसेट एलोकेशन करना ही चाहिए कि आप इक्विटी करें, थोड़ा डेट भी रखें, थोड़ा गोल्ड रखें, तो आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखेंगे। तो जब इक्विटी करेक्ट होता है तो आपका दूसरा जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा आपको बैलेंस देता है। सो दैट्स हाउ आई वुड रेस्पॉन्ड। ठीक है श्रीधर, जैसे आप सारी चीज़ों को नोटिस करवा रहे हैं और सारे एसेट्स क्लास भी आपने नोटिस कराए, मैं वापस बैक टू द इक्विटी ही आ जाता हूँ, क्योंकि इक्विटी में भी अपने आप में सेक्टोरियल एसेट क्लास है। कुछ ऑटोज़ हैं, कुछ फार्मा है, कुछ IT है, ये सब चीज़ें हैं। मैं मान के चलता हूँ ये टैरिफ वाला मैटर शायद 1 से 2 महीने भी और चलेगा, धीरे धीरे करके शायद ये फेड हो जाएगा, मैं जितना आपको सुन भी पा रहा हूँ मैं। तो हमको कहाँ पे अपना चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से और पॉजिटिवली देखना है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहूँगा। आज जब 1000 पॉइंट श्रीधर निफ्टी नीचे था ना, तो गोदरेज कंज्यूमर्स हरे निशान में था। तो क्या ऐसे ही हमको देखना है कि जिसका ग्लोबल एक्सपोजर ना हो, इंडियन डोमेस्टिक अच्छा हो, या वो अपनी बैलेंस शीट को किसी तरह से इन सब टैरिफ वगैरह से बचा पाएगा, ऐसे ही रीड करें? या तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक पे तो बात नहीं करूंगा, बट मैं जनरली यही बोलूँगा कि जहाँ स्टॉक्स की अर्निंग्स की आउटलुक थोड़ी प्रेडिक्टेबल होगी और वो स्टॉक स्पेसिफिक हो सकती है। इवन एक्सपोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सपोर्ट्स में हैं तो आपकी अर्निंग, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे टैरिफ्स के बाद भी आप जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लेंगे, तो आपको कोई हिट नहीं आएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि ये अभी सेक्टोरल प्रेडिक्शन देना ऐसे मार्केट में बहुत मुश्किल है कि मान लीजिए कि कल
ट्रम्प के साथ हमने ट्रेड डील साइन कर लिया जो बहुत फेवरेबल है, तो एक्सपोर्ट्स वाली सेक्टर भी अच्छा कर सकती हैं। तो इस समय क्योंकि हमारे पास सारे जो डेटा पॉइंट्स अभी हाथ में नहीं हैं, आई वुड से दैट इट्स टू अर्ली टू से कि कौन से सेक्टर अच्छा करेंगे, कौन से सेक्टर नहीं करेंगे। अर्निंग्स ग्रोथ इज़ व्हाट आई विल लुक एट, वेदर वो एक्सपोर्ट्स में हो या नॉन एक्सपोर्ट्स में हो या डोमेस्टिक में हो। ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंजम्पशन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर इससे जो भी टैरिफ से जो इम्पैक्ट आ रही है, इससे हमारी डोमेस्टिक में भी इम्पैक्ट आएगी। मे बी हमारी इम्पैक्ट थोड़ी कम होगी बाकी कंट्रियों के तुलना में, पर इम्पैक्ट तो इसमें भी आएगी। तो एक स्लोडाउन आने का तो चांस है। जीडीपी का जो नंबर है वो मे बी 50 बेसिस पॉइंट से कम भी हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, आरबीआई क्या करती है टू स्टिमुलेट, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आई वुड से कि जहां अर्निंग्स जहां स्ट्रॉन्ग लग रही है और जहां पे सस्टेनेबल लग रही है, वो स्टॉक्स बेटर करने की आसार अच्छे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कौन सा सेक्टर। तो आपको मेरा आंसर बहुत वेग लगेगा, बट ऑनेस्टली डेटा पॉइंट्स इतने वेग हैं राइट नाउ कि आई कैन ओनली से दैट जब आप गाड़ी चला रहे हो और धुंधला फॉग ही हो तो हम धीरे गाड़ी चलाते हैं। तो वैसा ही सिचुएशन है कि अभी जल्दबाजी कुछ ना करें, थोड़ा धीरे से एसेस करें एंड टेक इट एज इट कम्स। जी 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 श्रीधर सर, एक आखिरी सवाल, और ये जो सवाल है तमाम लोगों के मन में उठ रहा होगा। देखिए, ये लड़ाई शुरू ही हुई अमेरिका और चीन से, ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे दुनिया पर 180 देशों पर टैरिफ लगाया, और अब खुलकर दो दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज हैं आमने सामने हैं, चीन और अमेरिका। एक मेरे मन में भी प्रश्न है और तमाम लोगों के मन में भी सवाल होगा कि क्या इन दोनों इकोनॉमीज के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, भारत को उसके कहीं फायदे भी हो सकते हैं क्या, या फिर नुकसान ही होंगे? बड़े ट्रेड वॉर में किसी को फायदा नहीं होता है। इवेंचुअली इसमें नुकसान ही होने का चांस है। अगर इंडिया अपना कार्ड्स अच्छा खेले तो हो सकता है कि आपको नुकसान कम हो, आप इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जैसे चाइना +1 एक थीम जो काफ़ी दिन से चल रहा है। कुछ सेक्टर्स में कंपनियों ने अपनी जो है सोर्सिंग बेस इंडिया में बढ़ाई थी। अगर हम अपना कार्ड्स अच्छा खेलें तो और गवर्नमेंट भी इसमें इंसेंटिव्स दे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इसमें बढ़ाए, तो हो सकता है कि ये चाइना +1 की जो स्टोरी है और आगे बढ़ सकती है। अब यूएस और चाइना इवेंचुअली ट्रेड नेगोशिएशंस कैसे करती है, ये ओनली टाइम विल टेल। एज वी स्पीक चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ डाले हैं, तो ये मेरे हिसाब से चाइना के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एज वी स्पीक यूएस इज़ द बिग डैडी एंड चाइना जो है, अब जैसे मैंने ऑलरेडी आंकड़े बताए आपको कि 600 से 700 बिलियन डॉलर का उनका नेट ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ। तो ऐसे समय पे रिटेलिएटरी टैरिफ डाल के एंटेगनाइज करने का मेरे हिसाब से मतलब नहीं बनता है, बट ये तो वो बड़े कंट्रीज़ और उनके लीडर्स ही समझ सकते हैं। इंडिया ने एज ऑफ नाउ बहुत संयम दिखाया है और बैक चैनल पे जो है हम नेगोशिएशंस हम जारी रख रहे हैं। इट्स हाईली पॉसिबल दैट हमारे भी टैरिफ्स बहुत हाई हैं, तो हम अगर ये टैरिफ्स हम घटाते हैं और इन रिटर्न यूएस अगर हमारी तरफ जो उन्होंने टैरिफ डाला है वो अगर घटाते हैं, तो ये दो कंपनियों के लिए अच्छा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इन द नेक्स्ट 15 दिन में या 1 महीने में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। आई थिंक इवेंचुअली टैरिफ्स कम होंगे फॉर मोस्ट कंट्रीज एंड trade will improve, but we'll have to see how things play out. Sridhar, it's really very interesting to listen to your views. समय की पाबंदी है, but can't let you go before asking this. Gold, one of the asset class जिसे लोग भूल जाते हैं, silently outperform कर रहा है. Yes. Is it the right time to get into it as well? So मैं गोल्ड पे काफ़ी बुलिश रहा हूँ। मैंने हर बार आपके चैनल में भी मैंने इन्वेस्टर्स को बोला था कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट ऑप्शन था, जो गवर्नमेंट ने अब बंद कर दिया। उनको भी रियलाइज़ हो गया कि वो इन्वेस्टर्स को फ्री मनी दे रहे हैं। गोल्ड एक एसेट क्लास है जिस मेरे हिसाब से एटलीस्ट
8 से 10% ऑफ फाइनेंशियल सेविंग शुड बी इन गोल्ड। दैट हैज़ बीन मेरी जो राय है वो है। अभी इस समय गोल्ड पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दे चुकी है। तो मेरे हिसाब से जब कोई भी एसेट क्लास इतनी तेज़ी से ऊपर जाती है तो एक करेक्शन तो आता है उसमें। मैं बुलिश हूँ गोल्ड पे, बट मेरे हिसाब से एक शायद करेक्शन आ सकता है पिछले अगले 1 से 2 महीने में। वो करेक्शन का एडवांटेज लेके अगले 3-4 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी व्यू है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड करेक्ट ही हो, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। बट दैट इज़ माई ब्रॉड व्यू कि आपको एटलीस्ट इस पर कुछ नहीं तो आप SIP कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना जो है इसमें 8 से 10% ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स आप गोल्ड में रख सकते हैं। श्रीदत्त, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, अपना समय देने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक्स अ लॉट। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए। दुनिया के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी पैदल यात्रा कर जामनगर से द्वारकाधीश पहुंच गए हैं। यात्रा के आखिरी पड़ाव में उनकी मां नीता अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट उनके साथ शामिल हुई। इस दौरान जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। अनंत अंबानी ने कहा, मैंने इस यात्रा की शुरुआत भगवान के नाम से की थी और उन्हीं के नाम से यात्रा का अंत करूंगा। मैं भगवान द्वारकाधीश का धन्यवाद करता हूं। वहीं नीता अंबानी ने कहा, एक मां के रूप में अपने सबसे छोटे बेटे अनंत को द्वारकाधीश के इस दिव्य स्थान की पदयात्रा पूरी करते देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आपको बता दें कि अनंत अंबानी ने 29 मार्च को जामनगर से द्वारकाधीश तक 140 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की शुरुआत की थी। खास बात यह है कि वे अपनी पदयात्रा रात में ही करते रहें ताकि इससे ट्रैफिक पर किसी तरह का असर ना पड़े। अनंत अंबानी की इस पदयात्रा बाबा बागेश्वर में भी शामिल हुए इस पदयात्रा में।